हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उसे बिल्कुल इग्नोर कर दिया जबकि वो क्यूटों के लिए बाहें फैला कर खड़ा था। वो खुद से कहता है कि इतने सालों तक मेरी सिर्फ एक ही डिजायर थी और वो था क्यूटों को अपनी वाइफ बनाना, पर वो तो मुझे भूल गई जैसे कि मैं कुछ था ही नहीं। और अब एक बार मरने से पहले मैं खुद को उसके लिए साबित करना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ग्रेसफुल है और वो अभी भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ किए जा रहा था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि गुस्से में अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करने लगता है जिससे कि समुद्र का पानी ठहर गया था। वैसे ये बंदा भी कुछ कम पावरफुल नहीं है क्योंकि ये अपनी कल्टीवेशन शो करते हुए अपनी तरफ आ रहे दर्जनों लोगों को एक साथ काउंट करते हुए उनकी टेक्निक शो करने लग जाता है। उसके मास्टर ने अब तक उसे जितनी भी टेक्निक से काउंटर करना सिखाया था वो उन सभी टेक्निक को याद करने लगा था। और फिर ये देख लेने के बाद कि कौन सा वाला बंदा कौन सी टेक्निक के साथ उस पर अटैक करने वाला है, वो उसके अटैक को डॉज करके उसे फ्रीज करते जा रहा था उसके प्रेशर पॉइंट को हिट करके। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट और फुर्तीला था, उसने बहुत ही जल्दी देखते ही देखते उन सारे लोगों के अटैक्स को डॉज करके उन्हें फ्रीज करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि ये बस बाकी लोगों को हरा पा रहा है, उन्हें नहीं हरा पाएगा, पर जू तो उनकी सोच से भी आगे था। वो एक बार खुद को फ्री महसूस करना चाहता था, इसलिए वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके वहाँ पर मौजूद सैकड़ों लोगों को फ्रीज करके शांत हो जाता है और फाइनली अपनी स्पिरिचुअल पावर को री रिलीज करता है जिससे वो ठहरा हुआ पानी वापस से बहना शुरू हो चुका था। वहीं एक अकेला होने के बावजूद बिना वेपन के उसने इतने सारे लोगों को स्टैचू बना दिया था। ये देखकर तो साइमन के साथ साथ बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वो ठहरे हुए जू को देखकर यही सोच रहे थे कि क्या उन्हें आगे बढ़ के अटैक करना चाहिए या नहीं। वहीं एक साथ इतने हमले करने के बाद हमारा जू तो राहत की सांस ले रहा था। गहरी सांसें भरने के बाद वो उन सभी को भी गुस्से से घूरने लग जाता है जो बच गए थे। बेचारे वो सभी लोग तो अब तक और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्योतोंग और जिएशेन को दिखाते हैं जिन्हें मास्टर गुआन ने बुलाया था। हालांकि यहाँ पर क्योतोंग को काफी बुरा लग रहा था कि उसने अपने सीनियर ब्रदर यानी कि जिएशेन को भी इन सब में इंक्लूड कर लिया। वैसे जिएशेन के मुंह से सारी सच्चाई सुनने के बाद अब क्योतोंग हमारे जू से बिल्कुल भी नफरत नहीं कर रही थी, तो उसे समझ नहीं आता कि उसे कैसे बचाया जाए। पर अभी एल्डर के सामने वो मुंह नहीं खोल सकते थे, इसलिए जिएशेन उन्हें कोऑपरेट करने को कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक मॉडल में हमारे हीरो जेंगडोंग और जू को दिखाते हैं। जेंगडोंग ने को बचा लिया था और वो 3 दिन तक भागते भागते इस मॉडल में आ गए थे। ऐसी सिचुएशन में जहाँ सारे के सारे बैंडिट हमारे जू के पीछे पड़े हुए हैं, जेंगडोंग आइडिया देता है कि थोड़ा ट्रैवल करने के बाद वो लोग शेंजो सिटी में पहुँच जाएंगे। वहाँ जाने के बाद 8 क्लैंस और 7 सेक्ट से उनका पीछा छूट जाएगा। कुछ दिनों के लिए तो वो जू के पीछे पड़े रहेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर लुयांग स्वॉर्ड टूर्नामेंट होने वाला है जो कि हर 12 साल में एक बार होता है और कोई भी मार्शल आर्टिस्ट या कल्टीवेटर इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। तो इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग उस दौरान वहाँ से निकल जाएंगे। जेंगडोंग अपनी प्लानिंग करते हुए काफी खुश लग रहा था, लेकिन यहाँ पर उसका जूनियर ब्रदर बिल्कुल भी कान नहीं दे रहा था। उसका तो जीने का ही मन नहीं कर रहा था। ये देखकर जेंगडोंग को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि मोटू, मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तू अपनी लवर की याद में तड़प रहा है। हालांकि मैं जानता हूँ तुझे ऐसा लग रहा होगा कि अब तेरी आगे की जिंदगी बिल्कुल फिजूल है क्योंकि तेरा प्यार तेरे साथ जीना नहीं चाहता। वो तो ब्रेकअप के बाद के 4 स्टेजेस भी उसे गिनाने लगता है, जिसकी बातें सुनने के बाद तो जू को उसका सीनियर ब्रदर किसी भगवान की तरह लग रहा था। हालांकि वो दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी जेंगमिंग नाम का वो बंदा जो कि पहले से ही जू के पार्ट करने वाला था, वो उस पर हमला कर देता है। इन लोगों ने चारों तरफ से हमारे जेंगडोंग और जू को घेर लिया था। तो यहाँ पर जेंगडोंग अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए गर्म पानी के इस्तेमाल से उनको डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से निकल जाता है। जैसा कि जिएशेन ने सोचा था, यहाँ पर मास्टर गुआन काफी ज्यादा भड़के हुए थे और उन्हें जेंगडोंग और जू को जान से मारने का दिल कर रहा था। क्योतोंग को सारी सच्चाई पता थी, तो वो मास्टर गुआन को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन अच्छे से करनी चाहिए, क्या पता वो दोनों बेकसूर हो। पर मास्टर गुआन को तो कुछ सुनना ही नहीं था। वो तो मुतियान हाउ से ही काफी ज्यादा नाराज थे और उसके इस तरीके से अनजाने तरीके से मर जाने पर वो सारा गुस्सा जेंगडोंग और जू पर निकालना चाहते थे। उन्हें लगता है कि इन दोनों लड़कों ने मिलकर वूलियान अलायंस को चैलेंज किया है, तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिएशेन के पूछने पर कि आखिर मास्टर गुआन ने उन दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया, मास्टर गुआन बताते हैं कि कुछ ही दिनों में लुयांग स्वॉर्ड टूर्नामेंट होने वाला है और न्यू जनरेशन के जितने भी कल्टीवेटर मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कितने सालों से सेक्युलेशन में होकर कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो अब बाहर आकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब तियानशेन की मून हीरो हमारी जिएशेन और तियानशेन की डिसाइपल लो क्योतोंग, मास्टर गुआन चाहते हैं कि ये दोनों तियानशेन के अलायंस होने के नाते इन सारे
हीरोज के साथ मिलके उन दोनों इविल को एलिमिनेट कर दे। हालांकि दूसरी तरफ हमें ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं जंगल में दौड़ते हुए। उन्हें काफी सारे सोल्जर्स ने घेर लिया था। बेचारे जू का तो बिल्कुल बेमन से आगे जाने का मन करा था। वो बार बार अपने सीनियर से कहता है कि मुझे यहीं पटक दो और आप अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाओ। पर ज़ेंगडोंग अपने जूनियर जैसे भाई को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था, तो वो कहता है कि चुपचाप रहो और देखो कि मैं इनसे कैसे बचता हूँ। हालांकि अब तक उन बैंडिट्स ने अपने अपने पास मौजूद सारे वेपन्स उनकी तरफ थ्रो करने शुरू कर दिए थे। उधर दूसरी तरफ मास्टर गुआन के पास अनाउंसमेंट होती है कि हुआन हाउ स्वॉर्ड सेक्ट से हीरो टावर डिसाइपल ओ यांग फई उनसे मिलने आया है। उस बंदे की एंट्री लेते ही उसकी पहली नजर क्योतोंग पे पड़ती है और ये सस्ता आशिक उसकी खूबसूरती से ही इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि जाकर पिलर से टकरा जाता है। ये अपने सेट का 13वां जीनियस था। उसे वहाँ देखने के बाद सिएशन उससे सवाल करती है कि आखिर कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई। पता चलता है कि उसे भी मास्टर गुआन ने बुलाया है ज़ेंगडोंग और जू को मारने के लिए। मास्टर गुआन उन्हें इतना बड़ा थ्रेट समझ रहे थे कि उसे पिटवाने के लिए या कहूँ रास्ते से हटाने के लिए एक विलन हंटिंग अलायंस क्रिएट करने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने नर्वस से दिखने वाले शोंगशन सेक्ट के 10 हीरोज में से गुबई को बुलाया था। गुबई से बात करने पर इन दोनों को पता चलता है कि सेंट्रल प्लान्स के 10 हीरोज में से बाकी के 9 तो पहले ही उन दोनों को ढूंढने निकल चुके हैं। तभी देखते ही देखते वहाँ पर शाओलिन टेम्पल के लुओ हॉल से मास्टर देंग शेंग, मास्टर देंजी और मास्टर देंजियांग भी हाजिर हो जाते हैं। वहाँ पर 7 सेक्ट और 8 क्लैंस के सारे जीनियसेस मौजूद थे और ये सभी लोग मिलकर अलायंस क्रिएट करके उन दोनों को रास्ते से हटाना चाहते थे और वो मिशन का नाम रखते हैं ट्विन विलन। और जब मास्टर गुआन इन सभी का लीडर अनाउंस कर रहे थे तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है स्काई शैडो की, जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट 9 हेवन पैलेस का एक जीनियस है। उसे वहाँ देखने के बाद तो ये दोनों ही लड़कियाँ अपनी जगह से उठ के खड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये बंदा टियान शेन सेक्ट के लिए एक खतरा था। दूसरी तरफ हमें ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं। अब तक ये सारे हंटर्स उनके काफी पास पहुँच गए थे और हमारे हीरो के तो सारे वेपन भी खत्म हो जाते हैं। उधर से उन लोगों ने फायर बॉल से अटैक करना शुरू कर दिया था। अब जब ज़ेंगडोंग के पास कुछ नहीं होता तो अपने जूनियर ब्रदर को बताने पर वो अपने पास मौजूद गोल्ड टेल्स निकाल कर दे देता है कि इससे इन पर शूट करो। ज़ेंगडोंग जो कि एक नंबर का कंजूस है, वो कहता है कि पैसे वेस्ट करो इन पर। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे कुछ नहीं मिलता तो लास्ट में बेचारे को इन्हीं से निशाना लगाना पड़ता है। इधर सीन फिर से पनिशमेंट हॉल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर मास्टर गुआन की इस हरकत पर जिएशन और क्योतोंग काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे। उसे लग रहा था कि मास्टर गुआन उनकी इंसल्ट करना चाहते हैं, पर मास्टर गुआन का कहना था कि तुम अपने पर्सनल ग्रेजेस को कुछ वक्त के लिए भूल जाओ। अभी तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बड़ी मुसीबत है उन दोनों नमूनों को रास्ते से हटाना। उसके बाद तुम अपनी लड़ाई बाद में निपटा लेना। खुद को सही और उन दोनों डिसाइपल्स को गलत साबित करना चाहते थे मास्टर गुआन, पर जिएशन इस चीज के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। वो कहती है कि अभी तक आपने लुओ फैमिली के असली कल्प्रिट के बारे में पता लगाया ही नहीं, जिसने ये काम किया है और खुले में घूम रहा है, और आप उन दोनों को जान से मारना चाहते हैं जिन्हें कि आराम से कोई एक कल्टिवेटर हरा सकता है। आपने सभी जीनियसेस को एक फालतू से काम में झोंक दिया, जबकि आप जानते हैं कि 1 महीने के बाद एक टूर्नामेंट होने वाला है जो उनके लिए कितना खास है। हालांकि एल्डर गुआन बिल्कुल भी जिएशन से ताल्लुक नहीं रखते थे, तो उन दोनों के बीच में बढ़ती बहस को देखने के बाद यहाँ स्काई शैडो काफी ज्यादा बुरी तरीके से स्माइल कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मसले में इसका हाथ पूरी तरह से है। उन दोनों लड़कियों के वहाँ से जाने के बाद वो एक बड़ा सा मैप सबके सामने लाता है और काफी ज्यादा दिमाग लगाने के बाद वो पता लगा लेता है कि इतनी सारी सिटीज में से ज़ेंगडोंग और जू कौन सी सिटी चूज करेंगे छुपने के लिए। उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था, शेंजो सिटी, जहाँ पर असल में हमारा ज़ेंगडोंग जाना चाहता था। तो मास्टर गुआन के ऑर्डर पर सारे के सारे डिसाइपल्स उस सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं और वहीं इधर बैंडिट की टोली को दिखाते हैं। उनके लीडर मिंग की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसके पाँव में सोने का टेल घुस गया था। वो सारे लोग यही सोच रहे थे कि ये कितना रईस है कि सोने के टेल से हमला कर रहा है। काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी वो लोग हार मानने को तैयार नहीं होते और फिर से हमारे ज़ेंगडोंग और जू के पीछे लग जाते हैं। हालांकि आधे लोग तो ज़ेंगडोंग का पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें सोने के टेल चाहिए थे। अब तक ज़ेंगडोंग काफी बुरी तरीके से इनसे घुल चुका था और काफी इंजर्ड भी हो चुका था, पर वो हार नहीं मानता और एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ वो उनसे बच के निकलने का ट्राई करने लगता है। अब उन लोगों से भागते भागते ज़ेंगडोंग जू को लेकर काफी आगे आ चुका था और काफी ज्यादा थक भी चुका था, जिस बात को जू नोटिस करके कहता है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, वो लोग काफी पीछे छूट चुके हैं। हालांकि इस दौरान भी जू काफी ज्यादा अपसेट लग रहा था, तो उसका मूड ठीक करने के लिए ज़ेंगडोंग उसे ऐसा मोटिवेशनल स्पीच देता है ना कि बेचारे को अपनी एक्स यानी क्योतोंग से नफरत हो जाती है और अपने दिल को हल्का करने के लिए वो क्योतोंग को हार्टलेस और शेमलेस बोलने लग जाता है। हालांकि इसी दौरान बैंडिट्स की टोली फिर से उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है, लेकिन इस बार कुछ चीज चेंज हो गई थी और वो था हमारे जू के जीने का जज्बा। तो इस बार उसके दिल से फाइनली क्योतोंग के प्यार को निकालने के लिए ज़ेंगडोंग एक चाल चलता है। वो जू से कहता है कि अगर तुम हम दोनों की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें क्योतोंग के बारे में बुरी बुरी चीजें बोलनी होंगी, वो भी जोर से, जैसे कि वो हार्टलेस है, वो क्रूल है, उसे तुम्हारे प्यार की परवाह नहीं और तुम उसके बिना जी सकते हो। हालांकि स्टार्टिंग में तो वो बंदा काफी धीरे धीरे फुसफुसाने की कोशिश
करता है, लेकिन जेंगडोंग ने तो साफ साफ धमकी दे दी थी कि जब तक जोर से नहीं चिल्लाओगे तब तक मैं नहीं हिलूंगा। तो वो उनके पास आते ही जोर से चिल्ला देता है कि क्योदोंग मुझे तुमसे नफरत है, और बंदा अपनी कीप की पावर रिलीज करते हुए दोनों को उड़ा ले जाता है। यहाँ पर हमें जेंगडोंग के एक और टैलेंट का पता चलता है। वो 3 छलांग में रिवर क्रॉस कर लेता है, जिससे बाकी सारे बैंडिट्स पीछे रह गए थे। जू को तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योदोंग की बुराई करके कि उसके मेरिडियंस ओपन होने लगते हैं और वो जहरीली गैसें छोड़ने शुरू कर देता है। बेचारा जेंगडोंग उसे फटाफट वॉशरूम लेकर आता है, पर उसे खुले में नहीं करना था, तो वो जिस ढाबे पे रुका था उसी ढाबे को महकाना शुरू कर देता है। तो बेचारे जेंगडोंग को फिर से उसे लेकर वहाँ से 9 तो 11 होना पड़ा था। अब इसके बाद हमें सीधा सेजो सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर सारे के सारे कल्टीवेटर्स घात लगाकर हमारे जेंगडोंग के आने का इंतजार कर रहे थे। गेट पर ही पहरा देते हुए ओ यांग फेई को ये सारी चीजें काफी ज्यादा ऑड लग रही थी। बेकू को भी इन सारे मामलों में कोई ज्यादा डिटेल नहीं पता थी। तभी वहाँ पर मिंग एंट्री लेता है, जो कि हमारे जेंगडोंग को चेस कर रहा था। वो यहाँ पर इनका सपोर्ट करने के लिए पहुँच जाता है। हालांकि उन तीनों को ही हमारे स्काई को फॉलो करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि वो बंदा भरोसे के लायक तो बिल्कुल नहीं है, और स्वॉर्ड स्पिरिट 9 हेवन पैलेस भी अच्छे कामों के लिए जाना नहीं जाता। तो अगर वो लोग इसमें इंक्लूड हो रहे हैं तो इसका मतलब जरूर चीजें काफी ज्यादा फिशी हैं। फिलहाल के लिए वो इन सारी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जेंगडोंग आ गया था, जो कि जू को फटाफट वॉशरूम भेज देता है। और वहीं थोड़ी ही देर में उसे भनक लग गई थी कि काफी सारे लोग यहाँ पर उसी के इंतजार में घात लगा कर बैठे हैं। तो फिर क्या था, वो इन लोगों को पता नहीं चलने देता और एक्टिंग करते हुए जैसे कि वो होटल में खाना खाने आया हो, जू के पास पहुँच जाता है, जो कि बेचारा हल्का होने ही वाला था। तभी इन लोगों के चारों तरफ से घेरने की वजह से उन्हें होटल से निकलने का मौका नहीं मिलता। बचने के लिए वो लोग 2nd फ्लोर पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी गुंडे उन्हें घेर चुके थे। तो अब सोल्जर्स से बचने के लिए जेंगडोंग को एक आइडिया आता है और वो जू के साथ छप्पड़ फाड़ कर बाहर निकल जाता है। लेकिन बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाने के बाद वो बाकी और गार्ड्स के हाथों चढ़ गया था। उसे तो समझ नहीं आता कि मामला इतना सीरियस कब हो गया। उन सबसे जैसे तैसे जान छुड़ाकर भागने के बाद उसकी मुलाकात रास्ते में ओ यांग फे से हो जाती है, जो कि उसके साथ फाइट करने को लेके काफी एक्साइटेड था। वो तो अपनी की पावर रिलीज करते हुए अपने वेपन के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। जेंगडोंग फाइट के दौरान उसके स्वॉर्ड को ब्लॉक करने वाला था, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये अजीब तरीके के कॉम्बैट स्किल का यूज कर रहा है, जिसे देखने के बाद तो हमारा हीरो भी सरप्राइज था। वहीं ओ यांग बताता है कि इस स्वॉर्ड में पॉइजन लगा है, मतलब कि इसका एक बार और तुम सीधा हमेशा हमेशा के लिए ऊपर। वो बंदा अपनी पूरी जान लगाकर फाइट कर रहा था, पर यहाँ पर हमें जेंगडोंग को दिखाते हैं, जो कि बस जू और खुद को बचाकर यहाँ से सेफ जगह पर जाना चाहता है। इसीलिए वो ओ यांग के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओ यांग फे था कि उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। अब तक ओ यांग फे के इस स्टूपिड टेक्निक्स को देखने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने जूनियर ब्रदर से पूछता है कि ब्रो, क्या तूने हुआन ही स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में सुना है? अगर हाँ तो इससे बचने का रास्ता बताओ। फिर क्या था, जूनियर ब्रदर के बताते ही सीनियर ब्रदर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे होता ही है कि हमारा जू नीचे गिर जाता है। और मौका मिलते ही काफी फनी तरीके से जेंगडोंग ने उन दोनों को आमने सामने ला दिया था, जिससे बाल बाल बचते हुए वो उसे फ्रीज कर देता है और वो दोनों बच के वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि ज्यादा दूर जाने से पहले ही बेको और मिंग उनके सामने आ जाते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल चेन का यूज करके उन दोनों को ट्रैप कर चुके थे। उन्हें तो लग रहा था कि अब फाइनली चूहे पिंजरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन हमारा जेंगडोंग काफी ज्यादा चालाक था। वो अपने पास मौजूद गोल्ड टेल का यूज करके इन दोनों को घायल कर देता है, जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनका ध्यान भटकते ही यहाँ पर हमारा जेंगडोंग अपने ब्रदर से कहता है कि फॉर्मलेस डिवाइन स्किल का यूज करो, जिसका यूज करते ही वो चेन पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और गार्ड्स को अपने पीछे लगा हुआ देखने के बाद वो लोग एक रूम में एंटर हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी इन लोगों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उन पर बम मारने शुरू कर देते हैं। इन फायर बॉल से बचते बचते बेचारे गली के किनारे पर पहुँच जाते हैं और दोनों ही तरफ से गार्ड ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया था। बेचारा जू काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर, क्या आज रात को हम सरवाइव कर पाएंगे? वो तो कहता है कि ये सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। जू बेचारा खुद हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ मुझ पे कैसे डिपेंड करता है बिग ब्रो। जेंगडोंग बताता है कि उसे शैलो क्लाउड फाइट टेक्निक के बारे में पता है। वो उसे कहता है कि शायद मास्टर ने तुम्हें ये टेक्निक नहीं सिखाई होगी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तुम्हें अपनी की पावर का यूज करके अपने ब्रेथ को कंट्रोल करना होगा और मैं तुम्हारे वेट को हल्का कर लूंगा और फिर हम तेजी से यहाँ से निकल जाएंगे। हमारा ज़ूकी बताता है कि हाँ, वो अपनी सांस को 60 सेकंड तक रोक सकता है। बस फिर क्या था, हमारा जेंगडोंग उसे लेकर उड़ना शुरू कर देता है। सब कुछ काफी स्मूथली जा रहा था। सारे कल्टीवेटर्स ये देखकर हैरान थे कि ये लोग कितनी स्पीड से आगे निकल रहे हैं। कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि उन्हें वेपन्स भी हिट नहीं हो रहे थे। और इस टेक्निक के बारे में जेंगडोंग जू को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस टेक्निक की वजह से तुम्हारी बॉडी इतनी हल्की हो जाती है कि तुम्हें सॉलिड चीज की जरूरत नहीं पड़ती और तुम हवा में उड़ने लगते हो। हालांकि इन सब से हमारा जू इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि बेचारा गलती से सांस ले लेता है और उसका वजन अचानक से बढ़ने की वजह से वो लोग एक घर में लैंड करते हैं। और ये सारी चीजें सारे कल्टीवेटर्स ने अपनी आंखों से देख ली थी, यहाँ तक कि एल्डर्स ने भी। तो वो फ्लेयर गन शूट करके सभी को उस डायरेक्शन में जाने को कहते हैं। हालांकि यहाँ
यहाँ पर एल्डर गुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों पर, और स्काई इस गुस्से में घी डालते हुए कहता है कि क्यों ना हमें हिडन वेपन क्लैन के लोगों को बुलाना चाहिए। उसकी बात सुनने के बाद एल्डर के ऑर्डर पर उन सभी सोल्जर्स को बुलाया जाता है जो कि हिडन वेपन का यूज करते हैं। यहाँ ज़ेंगडोंग को जू पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा क्या करता, तो सोल्जर्स को रोकने के लिए एंट्रेंस को ब्लॉक करना शुरू कर देता है हैवी चीजों को सामने रखकर। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, सारे गार्ड्स छोटे छोटे वेपन के साथ उन पर हिट करना शुरू कर देते हैं। बेचारे जू को तो हिडन वेपन्स का मतलब ही नहीं पता था कि तभी एकाएक इतने सारे हमले देखने के बाद जब ज़ेंगडोंग पूछता है कि अब पता चला हिडन वेपन्स क्या होते हैं, वो कहता है कि हाँ बिग ब्रो, मैंने आज तक इतने छोटे वेपन्स नहीं देखे थे, इन्हें तो आप पॉकेट में भी छुपा सकते हैं, शायद इसीलिए इनका नाम हिडन है। ज़ेंगडोंग कहता है कि ये छोटे हैं इसलिए हिडन नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े हिडन वेपन्स भी हैं। उसके ऐसे बोलते ही उन पर मेटल बॉल से हमला होना शुरू हो चुका था जो कि काफी ज्यादा हैवी थे। इस एक एक बॉल का वजन 20 पाउंड था। ये देखकर तो बेचारा जू भी लाइक कि सच में कल्टीवेशन इतनी ज्यादा औसम होती है, लोग इतने पावरफुल हो जाते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद ज़ेंगडोंग भी लाइक तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुमने दुनिया नहीं देखी, इससे भी बड़े बड़े वेपन्स हैं। और उसका ये बोलना था कि शायद उसने गेस कर लिया था कि उन पर एक जबरदस्त हमला होता है जो कि उनके छप्पर को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। और ये सच में काफी ज्यादा बड़ा और हैवी वेपन था। अब इस खतरनाक रैक को देखने के बाद तो हमारा जू काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि बिग ब्रो, मुझे लगता है कि हमें सरेंडर कर देना चाहिए, वरना तो आज हमारी लाश निकलेगी यहाँ से। वहाँ पर चीफ ऑफ कमांडर भी आ जाते हैं जो कि उन लोगों को सरेंडर करने को कह रहे थे। चारों तरफ से सोल्जर्स ने उस घर को घेर लिया था जहाँ पर ये दोनों ट्रैप थे, पर ज़ेंगडोंग ने हार अभी भी नहीं मानी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती थी। वो अपना छोटा सा एरो शूटर निकालते हुए कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जैसे ही ज़ेंगडोंग अपना वेपन रेज करता है, ये सारे लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। तीरों की बौछार, जो भी हिडन वेपन्स थे, उन सभी का एक एक करके इस्तेमाल किया जाता है और किसी तरह से उसे डराने की कोशिश की जाती है। लेकिन ज़ेंगडोंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था। हालांकि उसके पास एरोस खत्म हो गए थे, पर उसका जूनियर ब्रदर था ना एकदम रिच, तो वो गोल्ड टेल से सभी पर हमला करने लग जाता है। और थोड़ी ही देर में उन सभी की हालत अंचर पंचर हो चुकी थी, क्योंकि ज़ेंगडोंग ने गोल्ड टेल से उन सभी को काफी बुरी तरीके से घायल कर दिया था और वो उसे वेस्ट भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक दूसरे के जख्मों से उसे खुरुच कर निकालने लग जाते हैं। अब ये सब देखने के बाद ज़ेंगमिंग एल्डर गुआन से जाकर कहता है कि उसे ये फाइट और कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है और वो लोग ज़ेंगडोंग के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। मास्टर गुआन को ज़ेंगडोंग की तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और तभी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर यू आ जाती है, जिसे कि और किसी ने नहीं बल्कि स्काई ने बुलाया था। उसकी लाइटनिंग स्पीड का यूज करके ज़ेंगडोंग को पकड़ने के लिए जब वो इस बारे में मास्टर गुआन को बताती है तो उन्हें ये आइडिया काफी पसंद आता है। पर यू का कहना था कि ज़ेंगडोंग के कंपैरिजन में उसकी लाइटिंग स्पीड तो कुछ भी नहीं है। हालांकि इसी दौरान एक गोल्ड टेल उसे हिट होने ही वाला था, पर एल्डर गुआन उसे रोक लेते हैं और उसे काफी सारे पैसे ऑफर करते हुए कहते हैं कि अगर उसने ज़ेंगडोंग को पकड़वाया तो उसे इससे भी ज्यादा इनाम मिलेगा। तो फिर क्या था, बंदी पूरी तरह से तैयार हो जाती है और यहाँ फाइट करते करते ज़ेंगडोंग थक चुका था, तो वो अपसेट बैठे हुए जू के पास आ जाता है। हालांकि बाहर से लगातार उसे धमकियां मिल रही थी, पर वो किसी से डरने वाला थोड़ी ना है। जू से पूछने पर कि वो किस बारे में सोच रहा है, वो क्योथोंग का नाम लेता है, जिसके बारे में हमारे हीरो को पहले से ही पता था। असल में जू जनाब ये सोच रहे थे कि अगर वो इस सिटी में मारा गया तो क्या क्योथोंग उसे बचाने के लिए आएगी। बेचारे ज़ेंगडोंग को ये बात बुरी लगती है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें इस काबिल नहीं लगता कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके यहाँ से ले जाऊँ, मेरे सामने किसी और की बात कर रहे हो कि वो तुम्हें बचाएगा। हालांकि तभी हमारा ज़ेंगडोंग अपने मास्टर को याद करने लगता है और उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स भी आते हैं, जिसमें उसे छोटी लड़की नजर आती है और उसे याद करके हंसने लग जाता है। जू के पूछने पर कि क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो, वो कहता है कि मैं अपने 11th कंक्यूबाइन के बारे में सोच रहा हूँ, ठरकी कहीं का। तभी वहाँ पर शाओलिन टेम्पल के मॉन्क्स, एल्डर्स और डिसाइपल्स हाजिर हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद हमारा ज़ेंगडोंग समझ जाता है कि सिचुएशन काफी सीरियस हो चुकी है। तो वो जू के साथ तैयार हो जाता है वहाँ से भागने के लिए। अब तक मॉन्क्स ने सामने आकर अपनी की पावर रिलीज करना शुरू कर दिया था, जिसका ऑरा वो भी सेंस कर लेता है। जब ये लोग अपने स्टिक को वेपन की तरह थ्रो कर देते हैं उसकी तरफ, तो वॉल पर बड़े बड़े डैमेजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ ज़ेंगडोंग को अपने सामने पाकर वो सभी लोग एक साथ उस पर धावा बोल चुके थे। शाओलिन टेम्पल के डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिनसे फाइट करने में पहली बार ज़ेंगडोंग बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड फील कर रहा था। हालांकि वो इस बीच थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड आने लग गया था, पर वो फिर भी हार नहीं मानता, वहाँ से बच के निकलने का ट्राई करता है। पर ये एल्डर्स उसे जाने नहीं देते, बल्कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस बीच उन्होंने उसकी हालत काफी ज्यादा खस्ती कर दी थी कि वो जू के साथ जमीन पर गिर जाता है। शाओलिन टेम्पल के डिसाइपल्स की स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग
थी। जेंगडोंग की हालत देखकर जू भी लाइक, बड़े भाई जिंदा हो या निकल लिए, पर वो कहा इतनी जल्दी हार मानने वाला था। फिर से फाइट के लिए उठकर खड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर गुआन इस नजारे को अपनी आंखों से विटनेस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि फाइनली वो जीतने वाले हैं। अब तक वहाँ पर जिए शेन और हमारी क्योतोंग भी पहुँच जाते हैं। हमें पता चलता है कि जिए शेन असल में मास्टर गुआन की नेफ्यू है। उसे वहाँ देखकर मास्टर गुआन को लगता है कि शायद जिए शेन ने अपना मन बदल लिया और वो यहाँ पर इस बंदे को हराने के लिए आ गई, उनकी टीम को ज्वाइन करने। पर क्योतोंग जू को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा अफसोस जता रही थी। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। इधर मोंक्स ने जेंगडोंग और जू की हालत खस्ता कर दी थी। वो बच के भागने का ट्राई करता है तो ये लोग उसे मारकर जमीन पर गिरा देते हैं। उसके हाथ में स्वॉर्ड आ जाती है। हालांकि इस स्वॉर्ड की हेल्प से वो उन सभी को एक ही बार में हरा सकता था। अगर जेंगडोंग अपनी पूरी स्किल्स का यूज करे तो यहाँ पर मौजूद मास्टर गुआन भी उससे आराम से हार जाएं। और अब सवाल ये था कि क्या वो खुद को सेक्रीफाइस करेगा या फिर सालों पहले जो उसने कसम खाई थी कि वो आज के बाद 7 सेक्ट और 8 क्लैंस की किसी भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं करेगा। वो काफी ज्यादा दुविधा में पड़ गया था और यहाँ सभी लोग बस उसके फैसले लेने का इंतजार कर रहे थे। सबसे ज्यादा एक्साइटेड तो मास्टर गुआन लग रहे थे क्योंकि वो जैसे ही मार्शल आर्ट का यूज करता वो उसे जान से मार देते। पर यहाँ हमारा जेंगडोंग खुद पर कंट्रोल करते हुए उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है। उसने उन मार्शल आर्ट को यूज करने की बजाय मौत चूज की थी और ये देखकर सभी को अपने फैसले पर अफसोस होने लग जाता है, सिवाय मास्टर गुआन को छोड़कर। यहाँ तक कि यू को भी लगता है कि उसने जो हमारे जेंगडोंग को आग में बैनर फेंकते हुए देखा था कहीं उसने मिसजज तो नहीं कर लिया। पर मास्टर गुआन अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होते कि लियो फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो हमारे जेंगडोंग ने नहीं किया। वो कहते हैं कि ये लड़का हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है, ये चाहता है कि हम सोचे कि ये अच्छा है, इसीलिए वो फाइट को रुकवाते नहीं है बल्कि ऑर्डर देते हैं कि अब तो इसे जान से मार दो जब तक कि ये मार्शल आर्ट यूज न कर ले। अब तो जिए शेन को भी समझ आ जाता है कि मास्टर गुआन अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहते हैं और कुछ नहीं। वहीं इधर मोंक्स ने अपनी पावर का यूज करके उन दोनों को ट्रैप करने के लिए फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया था। इस फॉर्मेशन का नाम अरहट फॉर्मेशन था जिसका कोर उसकी वीकनेस थी, जिस बारे में हमारे जेंगडोंग को जू बताता है। अब ये देखने के बाद वो कहता है कि तुझे ये भी बता दिया मास्टर ने? वो तो कहता है कि हाँ, मास्टर ने मुझे ये सिखाते हुए कहा था कि फ्यूचर में तुम्हारे बहुत काम आएगा। तो जेंगडोंग के पूछने पर कि बताओ इस फॉर्मेशन का कोर किसके पास है, तो अपने आसपास नजर दौड़ाने के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करते ही वो पता लगा लेता है कि मास्टर डेंजी असल में इस फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं क्योंकि उनकी लिप्स हिल रही है। जब जेंगडोंग जू के साथ काफी स्वैग से इन लोगों को कंट्रोल करते हुए मास्टर के पास पहुंचता है तो वो कोर चेंज कर लेते हैं। तो वो दोनों इनसे लड़ते लड़ते सेकंड मास्टर डेंजियांग के पास पहुंच जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये लोग तो असल में कोर को सरपास कर रहे हैं और अब फाइनल एडर के पास इसकी कमांड है। इन दोनों को लग रहा था कि ये बूढ़े हैं तो इन्हें आराम से हराया जा सकता है, लेकिन जैसे ही वो मास्टर डेंग के पास पहुंचते हैं वो बूढ़े इंसान अपनी लाठी को घुमाकर जमीन पर पटकते हैं। इन दोनों के तो पसीने छूट गए थे क्योंकि उनकी लाठी से जो जबरदस्त ऑरा निकला था ना उससे ये लोग काफी पीछे पुश हो चुके थे। जू भी लाइक, ये बुढ़ा कौन सी चक्की का आटा खाता है। मास्टर डेंग शेंग तो इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उनकी लाठी घुमाने से बाकी सारे कल्टीवेटर्स भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। यहाँ वो लोग लगातार कोर को स्विच करते जा रहे थे और इस बार तो जेंगडोंग भी नोटिस कर लेता है, पर उसने गलत बंदे को कोर समझ लिया था और जब वो उस पर अटैक करने जाता है तो जू से बताता है कि ब्रो आपने एक गलत बंदा चुन लिया। और देखते ही देखते ये सभी लोग अपनी लाठी से उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब ऐसे में जेंगडोंग जू के साथ हवा में छलांग लगा लेता है। जहाँ हवा में जाते ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और यहाँ पर जेंगडोंग की पावर रिलीज करते हुए जू के साथ जमीन पे लैंड करना शुरू करता है, जिससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होने लग गई थी और एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ एल्डर डेंग ने भी एक खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर लिया था। अपनी टीम के साथ मिलकर वो एक जबरदस्त हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमारा जेंगडोंग दिमाग लगाता है, वो इनकी लाठी पर लैंड करता है जिससे प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका था और फिर वो जू के पेट को दबाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी की पावर उसकी बॉडी में स्टोर होकर उसकी बॉडी को और ज्यादा हैवी करती जा रही थी। अब बेचारे का पेट पहले से ही खराब था और की पावर होल्ड करने की वजह से वो ज्यादा देर खुद को संभाल नहीं पाता और एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उस जगह पर एक धमाका कर देता है। ये एनर्जी ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि एल्डर डेंग भी दूर जाकर गिरते हैं। हालांकि क्लियरली जेंगडोंग जीत गया था और ये देखकर मास्टर गुआन को बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, लेकिन बाकी सारे एल्डर्स उसे शाबाशी देने लग गए थे और वो जेंगडोंग का रास्ता छोड़कर उसे वहाँ से जाने के लिए अलाउ कर देते हैं क्योंकि मास्टर समझ गए थे कि जेंगडोंग को वो लोग नहीं हरा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये बंदा किसी भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर रहा था उनके साथ फाइट करने के लिए। तो अब ये देखकर जिए शेन मास्टर गुआन से कहती है कि देखा, उसने अपनी इनोसेंस इसी बात से साबित कर दी। क्योतोंग भी खुश हो चुकी थी कि फाइनली उसका लवर बच गया, पर मास्टर गुआन अभी भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। तभी मिंग और गुबे को दिखाते हैं जो कि ओयांग बने स्टैचू को उनके सामने प्रेजेंट करता है, जिसे देखकर तो मास्टर गुआन और भी गुस्से में भर जाते हैं। इसके बाद तो वो जिए शेन से राय ले रहे
थे कि बताओ आगे क्या करना चाहिए। जिएशन कहती है कि ज़ेंगडोंग को देखकर लग रहा है कि वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है। तो फिर क्या था, मास्टर गुआन डिसाइड करते हैं कि वो अपने 2 डिसाइपल को यूजो सिटी भेजेंगे, जू फैमिली को यहाँ बुलाकर उनके साथ डिस्कशन करने के लिए। अब जू फैमिली के इन्वॉल्वमेंट से हमारी जिएशन और क्योतोंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन मास्टर गुआन लो फैमिली का बदला लेना चाहते थे क्योंकि वो अभी भी गुनहगार हमारे ज़ेंगडोंग को ही मानते हैं। इसीलिए वो बेकू और मिंग को ऑर्डर देते हैं कि जाकर जू फैमिली को बुला कर लाए। बेचारा ज़ेंगडोंग बड़ी मशक्कत करने के बाद जियोशो सिटी में फाइनली एक मॉडल ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाता है, जहाँ हमारा जू तो फटाफट हल्का होने के लिए चला जाता है। बेचारे ने इतनी देर से रोक के जो रखी थी। वहीं दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग अपना सर पकड़कर यही सोच रहा था कि इस पूरे जियोशो सिटी में उसे एक ढंग का मॉडल नहीं दिखा क्योंकि चारों तरफ हंटर अलायंस के लोग पीछे पड़े हुए हैं। इसका तो एक ही मतलब था कि अब वो लोग बुरे फंस चुके हैं। हंटर अलायंस के लोगों ने उसका पैटर्न पकड़ लिया। तभी वहाँ पर जू आता है और हमारे ज़ेंग को एक आइडिया आता है कि क्यों ना जू से पता लगवाया जाए कि कहाँ छुपा जा सकता है। वो एक न्यू कमर है तो हंटर अलायंस के लोग उसे ज्यादा नहीं जानते होंगे तो उसका पैटर्न नहीं पकड़ पाएंगे। पर काफी ज्यादा दिमाग लगाने के बाद हमारे जू भाई साहब कहते हैं कि क्यों ना हम मेरे शहर चला जाए, वहाँ खाने पीने रहने सोने हर चीज की आराम होगी और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम मेरे शहर में छुपे हैं। ज़ेंगडोंग तो उसका आइडिया सुनकर अपना सर पकड़ लेता है क्योंकि हंटर अलायंस के लोगों ने वहाँ पर नजर रखी होगी, ये इस मोटू को कौन बताएगा। तभी उन्हें रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। ये आवाज किसी लड़की की लग रही थी जो उन्हें आइडिया शेयर करने को कहती है अपना। इन लोगों को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था तो वो उन लोगों को एक लेटर थ्रो करके दिखाती है जिसमें सारा प्लान था। अभी भी इन दोनों के लिए उस पर ट्रस्ट करना मुश्किल था और ये बात वो लड़की भाप जाती है। दूसरी तरफ हमें जू मेंशन का सीन दिखाते हैं, यानी कि हमारे जू की फैमिली में उसके फादर आराम से चाय पी रहे थे जबकि उनका सबऑर्डिनेट परेशान हो रहा था ये सोच कर कि पता नहीं उनका छोटा यंग मास्टर कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर हंटर अलायंस के लोग धाबा बोल देते हैं जिस पर अभी भी एल्डर जू काफी रिलैक्स लग रहे थे। दूसरी तरफ उस लड़की ने जो मैप दिया था उसे देखने के बाद ये दोनों काफी कंफ्यूज थे। वो कहते हैं कि ये तो नॉर्थन साइड का मैप है। ये लड़की कहती है कि हाँ, नॉर्थ में छुपना उनके लिए काफी आसान होगा क्योंकि एक तो वो जगह बड़ी है और दूसरा साउथ के लोगों का वहाँ पर कोई डोमिनेंस नहीं है। ये लोग स्टार्टिंग में तो उसकी बातों को रिजेक्ट करते हैं जिस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ आप लोग बड़ी मुसीबत में, वरना इस मॉडल में टॉयलेट ढूंढने नहीं आते। जू कहता है कि ब्रो हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए, ये तो एक्सपर्ट लगती है, इसे पता लगे कि हम यहाँ टॉयलेट ढूंढने आए थे। ज़ेंगडोंग को अच्छे से पता था कि कोई फ्री में उसकी हेल्प तो नहीं करेगा तो वो इस लड़की से उनकी हेल्प करने की वजह पूछता है। बदले में वो बताती है कि मैं हीरोइट्स ग्रुप से हूँ। ज़ेंगडोंग ने ये नाम पहली बार सुना था। वो कहता है कि मैंने पूरा साउथ 10 सालों में घूम कर छान मारा है, मैं तो ऐसे किसी सेक्ट के बारे में नहीं जानता। वो लड़की बताती है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना कि सेक्ट और इस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 3 लोगों की टीम ही ज्वाइन कर सकती है। ज़ेंग तो फटाक से पकड़ लेता है कि ये लड़की चाहती है कि ये दोनों उसके टीममेट्स बने। वो दोनों तो सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। इधर दूसरी तरफ जू मेंशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बेकू और मिंग को भेजा गया था हमारे जू के बारे में पता करने के लिए। उन दोनों के वहाँ पहुँचने पर बेचारे सबऑर्डिनेट जी तो डर कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन हमारे एल्डर जू को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें इतना काम और कंपोज देखने के बाद तो इन दोनों के पसीने छूटने लग गए थे। वो पनिशमेंट हॉल का नोटिस दिखाते हुए कहते हैं कि आपके बेटे ने क्राइम किया और हमें उसे पकड़ना है। अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और उसकी लोकेशन शेयर नहीं की तो फिर आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हालांकि ये सुनकर भी एल्डर जू के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आती जो कि उन दोनों को और परेशान कर देता है। एल्डर जू ने चाय ऑफर करते हुए कह रहे थे कि एक बार ये पी लो फिर मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेचारा बेकू सोचता है कि एक कप चाय से क्या ही हो जाएगा, लेकिन चाय पकड़ने से पहले उस पर शैडो मॉन्स्टर हमला कर देता है। ये उस बंदे का नाम था जिसकी खतरनाक मार्शल आर्ट देखने के बाद तो इन दोनों के पसीने छूट गए थे। वो कहते हैं कि ये एक हाई रैंक का एक्सपर्ट है और फिर बेकू अपनी स्वॉर्ड के साथ इनका सामना करने लग जाता है। बेकू स्वॉर्ड के साथ फाइट कर रहा था और शैडो मास्टर अपने स्वॉर्ड बॉक्स के साथ स्वॉर्ड बॉक्स के 2-4 मूव से ही हिट करके वो बेकू को ढेर कर देते हैं। इतने ज्यादा पावरफुल थे वो। अब उसकी ये हालत देखकर तो मिंग फॉर्म में आ जाता है, अपनी स्वॉर्ड का कवर रिमूव करके फाइट करता है, लेकिन फिर भी 2-4 मूव्स में ही उसे पता लग गया था कि वो किस मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा है। इस बंदे का नाम शैडो मॉन्स्टर यूं ही नहीं पड़ा था, इसने थोड़ी ही देर में बेचारे पिंक के पसीने छुड़वा दिए थे। वो तो मुंह के बल गिरता है और अब उन दोनों की अकड़ घुटनों पर आ गई थी। दोनों अच्छे बच्चे की तरह एल्डर जू के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं जो कि अभी भी अपने शैडो मॉन्स्टर के साथ काफी नॉर्मल लग रहे थे। इन दोनों से इंट्रोडक्शन पूछने पर ये अच्छे बच्चे की तरह अपना अपना इंट्रो देते हैं। तभी एल्डर जू ने किसी जाओ नाम के अंकल के बारे में बता रहे थे। ये दोनों तो हैरान रह जाते हैं कि आखिर आप उन्हें कैसे जानते हैं। तभी शैडो मॉन्स्टर अपने पास मौजूद स्वॉर्ड बॉक्स उनकी तरफ थ्रो करता है, जिसे ओपन करने के बाद तो इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। काफी ज्यादा शॉक लग रहे थे। वहीं इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि नॉर्थ साइड के एरिया को डिस्क्राइब करने लगती है। वो अपने हीरोइन्स अलायंस में इन लोगों को शेल्टर देना चाहती थी। वैसे बात करने पर ज़ेंगडोंग और जू को पता लगता है कि ये लड़की ऑलरेडी लुओ फैमिली के मैटर के बारे में काफी कुछ जानती है। इतना ही नहीं, इसे तो ये भी पता था कि हमारा
जेंगडोंग और जू अपने मास्टर के कातिल को ढूंढने निकले हैं। अब उसे इतनी इन्फॉर्मेशन होता देखकर इन लोगों को उस पर और ज्यादा डाउट होने लगता है। पर वो लड़की बताती है कि जो लोग हीरो इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं ना, उनके पास इस तरीके की हजारों से भी ज्यादा नॉलेज होती है और इस तरीके की नॉलेज जेंगडोंग और जू को भी मिलेगा अगर वो इसे ज्वाइन करेंगे। वैसे यहाँ जेंग का कहना था कि मैं ज्वाइन करूंगा, मेरे भाई को जाने दो, और उन्हें डाउट करता देखकर ये लड़की कंफर्म करते हुए कहती है कि तुम उस ग्रुप से कभी भी निकल सकते हो। हालांकि अब तक हंटर अलायंस के लोग उन्हें चारों तरफ से घेर चुके थे। उनके कमरे के बाहर लाइन लग जाती है फौज की। ये देखकर जेंग उस लड़की से कहता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे जब हंटर ग्रुप के सारे लोग ऊपर से लेकर नीचे तक हमें घेर चुके हैं। उस लड़की का कहना था कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही इस चीज की डील कर रखी है। और हंटर ग्रुप के गार्ड्स के उसके दरवाजा ओपन करते ही वहाँ से एक बंदा फटाफट से भागता है, जिसे देखकर गार्ड्स को ऐसा लग रहा था कि ये और कोई नहीं बल्कि जेंगडोंग और जू है। काफी देर तक उसका पीछा करने पर उन्हें ऐसे और भी काफी सारे लोग नजर आते हैं, तो गार्ड्स की थोड़ी थोड़ी टुकड़ी उन सभी के पीछे पड़ने लग गई थी। जैसे ही उनके हत्थे ये नकली जेंगडोंग पड़ता है, वो लोग हवा में फ्लेयर गन शूट कर देते हैं। पता चलता है कि एक से ज्यादा जेंगडोंग मौजूद है, लेकिन इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि असली वाला कौन सा है, तो वो सभी को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जिस बंदे को ये लोग जेंगडोंग समझ रहे थे वो भी काफी पावरफुल था। सभी गार्ड्स को धूल चटा देते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें जू मेंशन में गो और मिंग को दिखाते हैं, जो कि असल में अपने एल्डर्स या कहे मास्टर्स की स्वॉर्ड देखकर हैरान थे। असल में इनके सेक्ट में रूल था कि कोई भी मास्टर डिसाइबल अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर सकता है। अगर वो स्वॉर्ड टूट जाती है या खो जाती है या वो हार कर किसी और के सामने सबमिट कर देते हैं, वो कभी भी दूसरी स्वॉर्ड के साथ फाइट नहीं कर सकते, यानी कि वो वेस्ट हो जाते हैं। अपने मास्टर्स की स्वॉर्ड देखने के बाद इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये यहाँ पर कैसी आई, क्योंकि किसी भी एल्डर के मरने के बाद ये स्वॉर्ड उसके साथ ही दफन कर दी जाती है। तो यहाँ एल्डर जू ने बताते हैं कि असल में ये मेरे शैडो मॉन्स्टर ने उन्हें हरा कर उनसे लिया है। अब मेरे शैडो मॉन्स्टर ने तुम्हें भी हरा दिया, इसका मतलब तुम्हारी स्वॉर्ड भी अब हमारी होगी। पर वो दोनों तो काफी ज्यादा डर जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि एल्डर्स आपके दोस्त है ना, तो उसकी वजह से ही हमें माफ कर दो, हमारा स्वॉर्ड रहने दो। वो तो वहाँ से जाने वाले थे, पर एल्डर जू उनके मास्टर्स की स्वॉर्ड उन्हें वापस करते हुए कहते हैं कि अपने मास्टर से कहना कि मेरा ये एहसान वो जिंदगी भर याद रखे, वक्त आने पर मैं इसकी भरपाई करवाऊंगा। वो दोनों तो थैंक यू बोलते बोलते निकल जाते हैं। इधर हमें जेंगडोंग और जू को दिखाते हैं, जो कि फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उस लड़की को फॉलो करेंगे, जो कि उन्हें एक मॉडल में लेकर आती है। और वहाँ पर उन्हें एक मिस्टीरियस सा बंदा मिलता है जिसने अपने अंगूठों को रैप करके रखा हुआ था किसी धागे से। उसे हमारे जेंगडोंग और जू के बारे में काफी सारी डिटेल्स मालूम थी। बेचारा जू उसकी बातों में आते हुए कहता है कि क्या तुमने हमारे पोस्टर देखे, वो हम जैसे ही थे क्या? जेंग उसे शांत कराते हुए इस बंदे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जुआन युआन ग्वांग हो। पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही महारथी है तलवारबाजी में। इसने एक एल्डर का कत्ल कर दिया था, उसके बाद से ही इसे हंट किया जा रहा है और अपनी तलवारबाजी को रोकने के लिए इस बंदे ने अपने थंब को रैप करके रखा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है। अपनी तारीफ सुनकर तो वो बंदा खुश हो गया था। वो जैसे ही जेंगडोंग के करीब आता है, बेचारी की तो जान हलक में अटक गई थी, क्योंकि बिना मार्शल आर्ट के वो इससे नहीं संभाल सकता। पर तभी वो मास्क मैन आ जाता है, जो कि इन्हें होस्ट कर रहा था, तो युआन भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। ये मास्क मैन तो असल में पैसे लेने के लिए आया था, जो कि जू देने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ युआन अचानक से हमारे जेंगडोंग के बारे में बताना शुरू करता है। उसे जेंगडोंग के बारे में काफी सारी चीजें पता थी, जैसे कि वो नंबर 1 स्पाई है और उसे लोगों की डिटेल्स काफी अच्छे से याद रहती हैं। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पूरे साउथ में फेमस हो, क्योंकि तुम्हारी लाइटनिंग स्पीड बहुत औसम है, और अब इसे सुनकर तो मेरे हाथों में खुजली हो रही है, मैं इसे टेस्ट करना चाहता हूँ। जेंगडोंग काफी नर्वस हो चुका था और उधर वो बंदा अपने हाथों से वो थ्रेड तोड़ते हुए कहता है कि चलो लड़कर देखते हैं किसकी फाइटिंग स्किल्स बेस्ट है। ये कहते हुए उसने जेंगडोंग पर छलांग लगा दी थी। जैसे ही वो जेंगडोंग के करीब पहुंचता है, जेंगडोंग ने उसके अटैक को डॉज करते हुए कहना शुरू कर दिया था कि बड़े भाई क्या कर रहे हैं, आपका और मेरा कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, तभी तो आपको डिवाइन थीफ कहा जाता है। आप तो उड़ती हुई चिड़िया के भी पंख नोच सकते हैं, ऐसे में आपके साथ फाइट करने की तौबा तौबा मेरी हिम्मत नहीं है। पर जुआन को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। वो सच में अपने पास से एक फेदर निकालते हुए कहता है कि जब तक ये जमीन पर आकर नहीं गिरता तब तक हम दोनों फाइट करेंगे। इस फेदर के नीचे आने तक अगर तुम मेरे क्लॉज से बच गए तो फिर मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। ये कहते ही वो उस फेदर को हवा में उड़ाता है और पहुंच जाता है हमारे जेंगडोंग के पीछे। उन दोनों के बीच में चूहे बिल्ली वाला खेल चल रहा था, जहाँ जुआन अपनी स्पीड का यूज करते हुए अपने क्लॉ से उसे हिट करने का ट्राई कर रहा था और हमारा जेंगडोंग काफी स्पीड के साथ उसके सारे मूव्स को डॉज करते जा रहा था। एक टाइम पर तो बेचारी जू की भी हलक में जान अटक जाती है। उसे लगता है कि उसका बिग ब्रो फंसने ही वाला है, पर उससे पहले ही फेदर जमीन को टच कर चुका था और जू दोनों को बताता है कि देखो टाइम्स अप। जेंगडोंग तो राहत की सांस लेता है, वही जुआन भी लाइक तुझे मैं बाद में देखूंगा। उन दोनों की फाइट में इस मास्कमैन को भी काफी इंटरेस्ट आ रहा था, लेकिन फाइट के खत्म होते ही वो दोनों वहाँ से जाने की तैयारी में लग जाते हैं। पर तभी हमारा जेंगडोंग उन दोनों को इन्फॉर्म करता है कि वो आगे से उनकी नजरों के सामने ही रहेगा, क्योंकि वो उनके स्क्वाड को ज्वाइन करने वाला है। मास्कमैन
उसके रीजन पूछने पर वो उस लड़की की बताई हुई सारी बातें दोहरा देता है और ये भी बताता है कि वो इस स्क्वाड को इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो उसके मास्टर के बारे में और भी इंफॉर्मेशन हासिल करने की इच्छा रखता है। वो तो उस मास्कमैन से सीधा सीधा पूछ रहा था कि आपको मास्टर के बारे में जितना भी पता हो प्लीज मुझे बता दो। वो मास्कमैन बताता है कि उसके मास्टर की मौत जिस मार्शल आर्ट से हुई थी उस मार्शल आर्ट की टेक्निक के बारे में इन्हें अच्छे से पता है, जिसका नाम था कुन लुन डिवाइन टेक्निक। इस टेक्निक का नाम सुनने के बाद जेंग डोंग समझ गया था कि ये डीमन सेक्ट से बिलोंग करता है। अब जू और जेंग को यही पता लगाना था कि उसके मास्टर का डीमन सेक्ट के लोगों से क्या कनेक्शन है। ये बोलकर वो दोनों तो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जेंग डोंग उसके जाने के बाद राहत की सांस लेते हुए कह रहा है कि अच्छा हुआ हमने उससे अपने सिक्के बचा लिए। फाइट के दौरान मेरा सारा फोकस अपने पोटली पर था कि कहीं वो इसे चुरा ना ले। आखिर डिवाइन थीफ जो है मौका मिलते ही सबसे पहले तुम्हें कंगाल करेगा। हालांकि जेंग डोंग जब अपनी पोटली चेक करता है तो उसे कुछ अजीब लग रहा था। खोलकर देखने पर पता लगता है कि उसमें तो सिर्फ गिट्टियां भरी है, मतलब वो पहले ही उसकी पोटली लूट गया। जेंग डोंग को पता था कि वो बंदा कितना शातिर है, इसलिए वो जू से कहता है कि तुम अपनी चेक करो, उसके में भी गिट्टियां भरी हुई थी, मतलब वो इन्हें चूना लगा चुका। बेचारे बिना पैसों के खाना तो ऑर्डर नहीं कर सकते थे, सुबह तक भूखे प्यासे उसी कमरे में पड़े रहते हैं। तभी सुबह एक छोटे बच्चे की आवाज आती है जो कि उनके लिए नाश्ता लेकर आया था। दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते मरते सबसे पहले उस तक पहुंचते हैं, पर वो बच्चा भी ब्रेकफास्ट के बदले जब उनसे पैसे मांगता है ना तो इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उस बच्चे से बार्गेनिंग करने लगते हैं कि आज खिला दो, कल तुम्हें इसके बदले दुगना पे करेंगे। पर उस बच्चे को तो ये दोनों कोई स्कैमर लग रहे थे, तो वो तो पतली गली पकड़ते थे वहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब भूख से इन दोनों का एक और दिन गुजर गया था। अब बेचारे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते तो हमारा जेंग जू से कहता है कि चलो मार्केट चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मास्टर के सिखाए हुए टेक्निक्स का यूज करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वो जू को सारी टेक्निक सिखाने लगता है कि देखो पता करो कहाँ से ज्यादा खाने की खुशबू आ रही है, वहाँ पर ज्यादा लोग होंगे। और फिर मार्केट के बीचों बीच पहुँचकर एक अच्छा सा स्पॉट ढूंढकर जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी वो अपनी नौटंकी शुरू करता है। आसपास से लोगों को इकट्ठा करके वो उनके सामने अपना टैलेंट शो करने वाला था और उनसे पैसे बटोरने वाला था। जू को भी ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है तो कटोरा लेकर पहुंच जाता है सभी के बीच जहां जेंग अपनी मार्शल आर्ट प्रदर्शन कर रहा था। वहीं जू सबसे पैसे बटोरा था, सिर्फ 4 कॉइन्स मिलते हैं उसे। ये देखकर जेंग डोंग भी लाइक आजकल लोगों के स्टैंडर्ड सच में हाई हो गए हैं, हमें कुछ और करना होगा। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी छोटू सा पिद्दू सा रिच लड़का उनके सामने पैसों की पोटली शो करते हुए कहता है कि मैं मान लूंगा कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारा मार्शल आर्ट भी जबरदस्त है, अगर तुम मुझे आयरन की स्टील तोड़कर दिखाओ तो। जेंग डोंग एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बंदे से पैसे की पोटली लेते हुए कह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्या ही देखना चाहता होगा, इसलिए जू से कहता है कि जाओ आसपास मार्केट में किसी के पास से बड़ा सा पत्थर मिले ना तो ले आओ, मैं उसे तोड़कर इन सभी को इम्प्रेस कर दूंगा। जू बेचारा यहाँ वहाँ भटकते हुए एक घर के अंदर पहुँचता है जहाँ के एल्डर पहले से ही काफी परेशान थे। उनसे पूछने पर कि आपके पास कोई पत्थर है, वो अपने पूर्वजों का पूजने वाला पत्थर दिखाते हुए कहते हैं कि बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सारे पैसे लगाकर एक पेंटिंग खरीदी और वो भी नकली। जू के पूछने पर कि कौन सी पेंटिंग, पता चलता है कि ये तो टाइगर क्रेन की पेंटिंग है जो कि हमारे जू ने ही पेंट की थी। इधर ये सब चल रहा था और वहीं दूसरी तरफ बेचारा जेंग डोंग काफी देर तक लोगों को बहला फुसला रहा था। जब देखता है कि जू को टाइम लग रहा है और लोग ज्यादा डिसइंटरेस्ट होने की वजह से वहाँ से जा रहे हैं तो वो उन्हें अपनी किस्से और कहानियां सुनाने लग जाता है कि कैसे चोरों को पकड़ता था, अकेले एल्डर्स को निपटाता था। स्टार्टिंग में किसी को इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे कहानी के मोड़ बदलते हैं वैसे ही सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर कर वहीं खड़े हो जाते हैं। अब तो वो उसकी कहानी में कुछ ज्यादा ही खो गए थे। और वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर अपनी बातों से बताता है कि ये पेंटिंग असल में जू की है जो कि उसके सामने खड़ा है। जैसे ही जू उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है बेचारा तो उसके पाँव में गिर गया था। उसे यकीन नहीं होता कि पेंटिंग का असली ओनर उसकी आंखों के सामने खड़ा है। वो तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इधर हमारे हीरो की कहानी काफी स्मूथ चल रही थी, लेकिन एंड में आकर जब अपने ओथ के बारे में बताता है तो सबका इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका था। अब वो सभी लोग सड़ा सा मुंह बना के वहाँ से वापस जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी हमारे जू की आवाज आती है जो कि उसी अनब्रेकेबल पत्थर के साथ हीरो वाली एंट्री मार चुका था। ये सभी लोग उसे काफी रिस्पेक्ट दे रहे थे। वही ऑडियंस भी अब एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि हमारे जेंग डोंग की बॉडी के ऊपर ये अनब्रेकेबल पत्थर रखकर उसे तोड़ना जो था, बेचारा ये देखकर कि थोड़े से कॉपर कॉइन्स में ये कितना अच्छा स्टोन ले आया हैरान हो ही रहा था कि तभी उसे बेंच पर लिटा दिया जाता है और उसके होश तब उड़ जाते हैं जब उसके ऊपर ये बड़ा हैवी पत्थर रखते हैं। बेचारे का चेहरा भार की वजह से लाल पीला हो चुका था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ जू के हाथ में हैमर थमा दिया जाता है ताकि वो इस पत्थर को तोड़े। वो जैसे ही हिट करता है ना, जेंग डोंग की आंखों के आगे सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो चुका था और उसे अपने फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। उसे अपनी मॉम नजर आती है और साथ ही बचपन वाली फ्रेंड भी जिसने उसे नकली की स्वॉर्ड पकड़ाते हुए कहा था कि तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग बनना है। बचपन में ही उसकी मुलाकात अपने मास्टर से हो गई थी जिन्होंने उससे 10 साल ट्रेन करने के बाद ये वादा किया था कि
वो एक दिन दुनिया पर रूल करेगा। लेकिन उसके बाद 8 क्लैंस और 7 सेक्ट्स के एल्डर ने उसे पकड़कर उससे ओथ दिलवाई कि वो आज के बाद कभी भी मार्शल आर्ट का यूज नहीं कर सकता। और फिर उसे याद आता है कि आज वो किस जगह पर खड़ा है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिये शन और क्योतोंग को दिखाते हैं जो कि लो फैमिली के डिस्ट्रॉय हुए मेंशन के बाहर पहुंचकर वहां पर छानबीन कर रहे थे। सेट में मौजूद सारे हिडन स्पॉट्स को छानने के बावजूद भी उन्हें कहीं भी कोई ट्रेस नहीं मिलता। इसका मतलब यही था कि वो कल्प्रिट तक नहीं पहुंच सकते। हो सकता है कि इसमें एल्डर ग्वान का भी हाथ हो। अब ये बात क्योतोंग को काफी अजीब लग रही थी कि आखिर जिये शन एल्डर ग्वान पर क्यों इतना शक कर रही है। पता चलता है कि एल्डर ग्वान को अपनी रेपुटेशन के अलावा किसी और चीज की नहीं पड़ी और फिलहाल उनकी रेपुटेशन को खराब करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि ज़ेंगडोंग है। तो अब इन दोनों को ही चुपचाप वो सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे जो कि उन दोनों लड़कों को बचा सके। इधर दूसरी तरफ ज़ेंगडोंग को जैसे ही होश आता है ना, बेचारा खुद को सही सलामत देखकर काफी खुश था। तभी उसकी नजर जू पर पड़ती है जो कि उसे पोटली भर के पैसे पकड़ाते हुए कहता है कि देखो आपकी वजह से हमने कितने पैसे कमाए। यहाँ पैसे देखने के बाद ज़ेंगडोंग अपना वो गम भूल ही चुका था। वो कहता है कि एक बात बताओ, वो अमेजिंग सा दिखने वाला पत्थर तुम लाए कहाँ से? जू काफी एक्साइटेड होते हुए बताता है कि अच्छा वो पत्थर तो पूरे 2000 गोल्ड कॉइन्स का है। ये सुनकर तो बेचारे ज़ेंगडोंग के हाथ से पैसों की पोटली गिर जाती है कि एक तो वैसे ही गरीबी है, ऊपर से ये आटा गीला करके आ गया। पर जू बताता है कि डोंट वरी बिग ब्रो, मैंने असल में ना अपने 2 पेंटिंग के बदले ट्रेड किया था। वो बंदा तो सामने से 1000 गोल्ड कॉइन्स देना चाहता था लेकिन मैंने कहा उसकी जरूरत नहीं है, अब इतना भी क्या हेल्प लेना। अब ये सुनकर तो ज़ेंगडोंग को और गुस्सा आता है कि मोटू तेरा दिमाग खराब हो गया है, हमने इतना सारा झमेला क्यों किया पैसों के लिए ना, और पैसे छोड़ के आ गया तू। और एक बात बता, तेरी पेंटिंग्स के बारे में उस बंदे को कैसे पता लगा? कहीं तूने उन्हें अपना असली नाम तो नहीं बता दिया? वो तो काफी खुश होकर नादानी में कहता है कि हाँ, और आपको पता है अब तो हम यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हो गए हैं। बस बेड़ा गर्क। ज़ेंगडोंग कहता है कि मोटे मरवा दिया तूने, अब हम गए काम से। अगर बेटे मैं जिंदा बच गया ना तो मैं तुझे इस छोटी सी सिटी में सरवाइव करने के लिए ना अच्छे अच्छे टिप्स सिखाऊंगा। बस दुआ करके हम यहाँ से जिंदा निकल जाएं। अब एक बात बता, हम पहले से ही वांटेड है और तूने चीख चीख कर सब लोगों को हमारा नाम बता दिया, तो अब हमारे साथ क्या होगा? जूबी लाइक ब्रो मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ज़ेंगडोंग कहता है कि मोटे सोच नहीं पा रहा है लेकिन क्या तेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा? देख लोग कैसे चीख चीख के हमारा नाम बुला रहे हैं। पता चलता है कि आधा शहर उनके पीछे लग चुका है। अब तक वहाँ पर हंटर अलायंस के लोग भी पहुँच चुके थे जिनसे बचने के लिए ज़ेंगडोंग बाहर का रास्ता तलाश कर रहा था। पर तभी मिंग और उसका भाई वहाँ पर हाजिर हो जाता है जो कि उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बेचारा ज़ेंगडोंग तो उनसे बचकर निकल भी जाता लेकिन देखता है कि जू तो उनकी तलवार की नोक पर है जो कि कह रहा था कि बिग ब्रो मुझे इस हाल में छोड़कर तुम्हें यहाँ से अकेले भागना होगा। अब ज़ेंगडोंग इतनी मुसीबत इस मोटे की वजह से तो झेल रहा था, ऐसे कैसे छोड़कर चला जाता? तो उसके चक्कर में ये भी उनके बीच में फंस जाता है। दोनों की ही गर्दन पर स्वॉर्ड रख दी जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हमें जिये शन को दिखाते हैं जो अपने हाथ में एक सबूत लेकर पहुंच जाती है मास्टर ग्वान के दरवाजे पर। वो बाहर से आवाजें मारते हुए कह रही थी कि मास्टर ग्वान मैंने असली कल्प्रिट का पता लगा लिया है, जिसने लो फैमिली को खत्म किया वो असल में हमारे ज़ेंगडोंग और जू नहीं बल्कि ताइहान बैंडिट्स के ग्रुप के लोग हैं और मेरे पास यहाँ पर उनका ब्लड प्रूफ भी मौजूद है और ये ऐसा सबूत है जिसे आप झुटला नहीं सकते। जिये शन इन सारी बातों में बिजी थी कि तभी अचानक से कोई पीछे से उस पर हमला कर देता है, वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ चौकन्ना थी। पता चलता है कि ये तो एक मास्क मैन है जो अपने पास मौजूद स्पेयर का यूज करते हुए जिये शन को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। तभी वहाँ पर मास्टर ग्वान की एंट्री हो गई थी। उन्हें देखने के बाद जिये शन उनसे हेल्प मांगती है कि मास्टर ग्वान इस कल्प्रिट को पकड़ने में मेरी हेल्प करें। तभी हमें मास्टर ग्वान के पीछे भी एक अनोनिमस पर्सन को दिखाया जाता है। जिये शन को लग रहा था कि वो पर्सन इन पर हमला करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ज़ेंगडोंग और जू को दिखाते हैं जो कि उन्हें अपने साथ सैंक्शन सेट लेकर चले गए थे उनके मास्टर वांग के पास, जो कि असल में हॉल मास्टर थे मार्शल आर्ट अलायंस ग्रुप के। वो उन दोनों को घुटने पर अपने सामने लाते हुए कहते हैं कि तुम दोनों ने लो फैमिली को गायब कर दिया, तुम्हें इस क्राइम का गुनहगार माना जाता है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ पेश करना है, कोई सबूत जिससे ये साबित हो कि तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं, या फिर हम तुम्हें कल्प्रिट मानकर सजा दें? बेचारा ज़ेंगडोंग एल्डर को बताने की कोशिश कर रहा था कि वो बेगुनाह है। एल्डर तो उसी पर चढ़ते हुए कहते हैं कि बदतमीज, मुझसे जबान लड़ा रहा है, तेरी इतनी हिम्मत, एक तो तू मौत के किनारे पे खड़ा है, ऊपर से एल्डर के साथ ही मुंह चोरी करा है। एक काम करो, इन दोनों को जेल में डाल दो और तब तक इन दोनों की पिटाई करते रहना जब तक कि अपना मुंह खोल के कन्फेस ना कर ले। ये खबर सुनने के बाद तो हमारे जू को इतना सदमा लगता है कि बेचारा वहीं ढेर हो जाता है। सारे गार्ड्स उन पर हमला करते उससे पहले ही बेकू उन्हें रोक देता है और जू के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे उसकी मुलाकात उसके फादर से हुई थी और उसके फादर ने जो भी उन्हें बताया था। इसे सुनकर वो इन दोनों को पिटवाने की बात अवॉइड कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक मार्शल आर्ट का मास्टर हूँ, इस तरीके से छोटे छोटे डिसाइपल्स को सिर्फ गुनाह के बेस पर इतना जुल्म ढाना मुझे शोभा नहीं देता। तो एक काम करता हूँ, अभी के लिए इन्हें कैद में रखता हूँ। मास्टर ग्वान आते हैं, इनकी पोल खुलती है, तब इन्हें सजा सुनाएंगे। ये बोलने के बाद वो उन दोनों को अलग अलग सेल में डलवा देते हैं।
मिंग के पूछने पर कि क्या इन्हें अलग अलग सेल में डलवाने के बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, एल्डर वांग कहते हैं कि अगर ये साथ में रहे तो भागने की प्लानिंग कर सकते हैं, अकेले अकेले रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी वहाँ पर काफी और क्रिमिनल्स हैं, उन्हें देखने के बाद ये थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे। हमारा जू जो कि बेहोश हो गया था, जैसे ही उसकी आंख सेल में खुलती है तो वो अपने सामने एक डरावने से क्रिमिनल को देखकर हैरान था। वो क्रिमिनल पूरी तरीके से बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। जू को देखते ही ये क्रिमिनल उसकी सारी हिस्ट्री बयान करने लग जाता है कि तुम तो सबसे ज्यादा रिच पर्सन हो ना, तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा है मैंने, तुम्हारे साथ वो तुम्हारा सीनियर ब्रदर जेंग भी था ना, तुम दोनों ने मिलकर लो फैमिली का खात्मा कर दिया, कमाल के क्रिमिनल हो, सबको मार दिया। बेचारा जू तो बार बार पे यही कह रहा था कि नहीं, हम दोनों ने नहीं मारा, हमें फंसाया जा रहा है, पर वो थोड़ी ना सुनने वाला था। वो तो उन्हें बताने लगता है कि किस तरीके से उन्हें सजा मिल सकती है। ये बोलते बोलते अपनी जगह पर चला जाता है। यहाँ जू भी लाइक, वैसे एक बात बताओ, तुम कौन से क्राइम की वजह से यहाँ पर ट्रैप हो, इतनी बुरी तरीके से तुम्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ है। वो बंदा बताता है कि कुछ नहीं, बस फूल तोड़ने की वजह से इन लोगों ने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। जू भी लाइक, बस फूल तोड़ने की वजह से कौन सजा देता है। ये सुनकर तो पता नहीं उस क्रिमिनल को क्या जोश चढ़ा था। वो जू से कह रहा था कि क्या तुम मेरे डुअल पार्टनर बनोगे कल्टीवेशन में, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे बहुत पसंद आई। पता नहीं वो उसका क्या जवाब देता। इधर दूसरी तरफ हमें जेंगडोंग को दिखाते हैं। वो इस सेल में अपने दुश्मन के सामने खड़ा था। अगर आप लोग भूले नहीं तो मैं बता दूं कि ये वही तियानहाई माउंटेन का चोर है जिसे स्काई ने पकड़ा था। इसे यहाँ देखने के बाद जेंगडोंग कहता है कि तुम्हें यहाँ कौन पकड़ कर लाया, क्योंकि उसे बात की स्टोरी तो नहीं पता थी ना, बस ये पता है कि ये बंदा अनवांटेड है। अब इस बंदे को तो स्काई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही जेंगडोंग पर भी, क्योंकि इसी ने तो उसके भाइयों को मारा था। वो कहता है कि एक बार वो और उसका कमीना मास्टर मेरे हत्थे चढ़ जाए फिर मैं उसे बताता हूँ। वैसे उसे जेंगडोंग जाना पहचाना लगने लगता है। उसने अभी तक उसे पहचाना नहीं था अच्छे से। जेंगडोंग कहता है कि क्या बात कर रहे हो सर, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। यहाँ इस बंदे ने जेंगडोंग के मास्टर मू तियानहाओ के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया था, तो वो खुद को रोक नहीं पाता और कह देता है कि तुम उस मास्टर की बुराई क्यों कर रहे हो। वैसे ये काफी अजीब आदत थी कि इसे जब भी कोई नई स्वॉर्ड टेक्निक देखती है ना, वो उसे चुरा कर बिल्कुल एल्डर मू की तरह ही कल्टीवेट करने लग जाता है। और अभी उसे 9 स्टार स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में पता चला था और वो उसी की छानबीन कर रहा था, तभी पकड़ा गया था। उसे मुंह पर गुस्सा इसीलिए है क्योंकि 1 साल पहले मुंह उससे मिला था और उसने ये स्वॉर्ड टेक्निक सीखी थी। अब उसे पता लग जाता है कि मुंह असल में जेंग का मास्टर रह चुका है, तो वो कहता है कि पक्का ये टेक्निक तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें जरूर सिखाई होगी। जेंगडोंग तो कसम खाता है कि बड़े भाई ऐसा कुछ नहीं है, उस बंदे से तो मैं कितने सालों से मिला भी नहीं, पर इसे कुछ नहीं सुना था, इसे तो फाइट करनी थी। लेकिन बेचारा जंजीरों की वजह से जेंगडोंग तक पहुंच नहीं पाता, तो हार मान लेता है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना सेल से भागा जाए। अब प्लान करने की वजह से उन्हें एक दूसरे की शर्तें माननी थी। जेंगडोंग अपने ओथ की वजह से कल्टीवेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इमेजिनरी स्वॉर्ड के साथ फाइट करेंगे। इधर दूसरी तरफ जू को दिखाते हैं। उसने अपने सेलमेट को लोटस और फ्लावर्स की पोएट्री करनी शुरू कर दी थी, पर उसका सेलमेट तो लड़कियों को इमेजिन करके काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका था। वहीं दूसरे सेल में हमारा जेंगडोंग उस बैंडिट के साथ इमेजिनरी फाइट में उसे पछाड़ते जा रहा था। उसकी स्वॉर्ड स्किल्स देखते ही ये बैंडिट उससे इम्प्रेस होते हुए कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स बाकी के स्वॉर्ड मैन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो बताता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे फ्रीली सिखाया, ना कि किसी सेक्ट के अंडर, और इसी वजह से उसके टेक्निक्स इतने ज्यादा अलग हैं। ये दोनों ही अपने अपने सेल में अपने अपने सेलमेट के साथ काफी एंजॉय कर रहे थे, पर देखते ही देखते जू की स्टोरी में खोकर वो बंदा काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर आगे बढ़ने लग जाता है और अपनी ही जंजीरों से उसकी गर्दन पर चोट लग जाती है और वो मरने वाला था। जाते जाते वो अपने 2 फ्लावर्स के बारे में और एक टेम्पल का पता बताते हुए जू के सामने अपना दम तोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सेल में उस बंदे को फाइट करते करते पता लग चुका था कि जेंगडोंग उसका दुश्मन है। वो कहता है कि ये तू ही है, तेरा ही स्वॉर्ड स्किल्स इतना अमेजिंग है, तू ही इतने अलग तरीके से फाइट करता है जिसे मैं आज तक नहीं पता लगा पाया। हमारा जेंगडोंग काफी रिलैक्स था, उसे पता था कि उस तक नहीं पहुंच पाएगा और बेचारा इसी जद्दोजहद में मारा जाता है। दोनों ने ही अपने सेलमेट्स को निपटा दिया था। वहीं दूसरी तरफ मिंग, बेकू और एल्डर वांग को दिखाते हैं। वो तीनों मिलकर जश्न मना रहे थे कि उन्होंने 2 खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ लिया। असल में पता लगता है कि एल्डर वांग ने जानबूझ के इन दोनों को उन दोनों क्रिमिनल के साथ रखा था ताकि वो इन दोनों को जान से मार दे। इसलिए तभी जब वहाँ पर ओयांग की एंट्री होती है, ये लोग जब जश्न मना रहे थे, ओयांग आकर बताता है कि दोनों क्रिमिनल्स ने उन दोनों को मार दिया। वो तो खुश हो जाते हैं कि चलो चलकर देखते हैं, हम पर कोई ब्लेम भी नहीं करेगा और ये दोनों रास्ते के कांटे हट चुके हैं। पर जाकर देखने पर 2 लाशों के मुंह से कपड़ा हटाते ही उनके तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि ये उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जेंग और जू नहीं थे बल्कि उनके टीममेट्स थे। वो कहते हैं कि किस तरीके के राक्षस है, अपने ही टीममेट्स को मार दिया। उन सभी के पाँव के नीचे से एक साथ जमीन खिसक जाती है और यहाँ पर डिसाइपल एक खतरनाक स्नेक को मारने की तैयारी कर रहे थे। अचानक से उनके सेक्ट में ये छोटा सा कीड़ा देखने के बाद वो सारे लोग इसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उसे मारने से पहले वहाँ पर एक तीसरा डिसाइपल आ जाता है। इस बंदे का नाम गोंग तियानगिंग था, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इन तीनों डिसाइपल्स को एक साथ रोक लेता है उस स्नेक को घायल करने से पहले, लेकिन ये डिसाइपल भी कम
पावरफुल नहीं थे, उसे आराम से नीचे लिटा लिटा कर पीटना शुरू कर देते हैं। उन लोगों ने तो उन स्नेक्स को भी घायल कर दिया था। अब इससे पहले कि वो उसे जान से मार पाता, तभी ये बंदा उस स्नेक को पकड़कर सीधा पानी में छलांग लगा लेता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें बड़े दिनों के बाद एल्डर मोरोंग को दिखाया जाता है, जो कि स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही थी। उनके आसपास लकड़ी के पुतलों में उन्हें और किसी का नहीं बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन का चेहरा नजर आ रहा था। एल्डर मोरोंग को लग रहा था कि उनकी फाइट मोतियान हाउस से हो रही है और वो उस पर जानलेवा हमले किए जा रही थी। वो इमेजिनरी मुंह की नीडल से बचते हुए उन्हें धराशाही करते करते अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेती है। तभी उसकी नजर स्काई पर पड़ती है, जो कि उसे चुपके से देख रहा था। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इस वक्त यहाँ आने की जरूरत कैसे की। हमें पता चलता है कि असल में इसके मेरिडियंस ब्रोक थे और स्काई अपने मेरिडियंस को हील करने के लिए एल्डर मोरोंग के दिए हुए पिल्स का यूज करता है, जिससे उसकी बॉडी में ये एनर्जी काफी तेजी से बढ़ जाती है और उसके मेरिडियंस तेजी से हील होते हैं। तो अभी भी वो एल्डर मोरोंग से इसी की दवाई लेने आया था, ये कहते हुए कि उसके मुकाबले में तियान शान सेट का कोई भी डिसाइबल नहीं टिक सकता। और स्टार्टिंग में हमने जिस गोंग तियानिंग नाम के बंदे को देखा था ना फाइट करते हुए, वो और कोई नहीं बल्कि स्काई ही था। जब वो तियान शान सेट में था तब उसके साथ ये हादसा हुआ था और उस स्नेक को बचाने के चक्कर में उसके मेरिडियंस डैमेज हो गए थे। तब और किसी ने नहीं, एल्डर मोरोंग ने उसे पनाह दी थी और तभी से उसे गद्दार करार किया गया। अभी एल्डर मोरोंग के मना करने के बावजूद भी कि उसकी बॉडी में ज्यादा इन पावर स्टोर हो गई तो उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो नहीं सुनता, क्योंकि उसका कहना था कि किसी और के हारने से बेहतर है कि मैं खुद से ही हार जाऊं। ये लड़का एक नंबर का पावर का भूखा था, इसीलिए वो पिल्स लेते हुए वहाँ से जाते हुए एल्डर मोरोंग को एक सरप्राइजिंग न्यूज देता है और वो ये था कि बाई येशिंग मारा गया। वो सुनकर एल्डर मोरोंग के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहती है कि बाओ येशिंग को किसने मारा। पता चलता है कि और किसी ने नहीं बल्कि जू ने। एल्डर मोरोंग को यकीन नहीं होता कि वो दो नालायक डिसाइबल बार बार उसके रास्ते में क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ एल्डर वांग उन दो लाशों को देखने के बाद कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। उनके डिसाइबल्स कहते हैं कि आखिर परेशानी की वजह क्या है। वैसे थी तो सही, वो सोच रहे थे कि बाकी एल्डर्स को क्या जवाब दे, फिर खुद ही को जवाब देने लग जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये दोनों थे तो क्रिमिनल्स ही ना, एक जो कि डिसाइबल्स को मारने के जुर्म में यहाँ पर कैद था और दूसरा लड़कियों को अगवा करने के जुर्म में। ऐसे दोनों गुनहगारों के मर जाने पर आखिर कौन ही सवाल उठाएगा। उनकी बातों के ही दौरान वहाँ पर जिएशन की एंट्री हो जाती है, जिसे क्योतोंग अपने साथ लाई थी। काफी बुरी तरीके से इंजर्ड थी वो। उसे देखने के बाद वो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उससे पूछने पर कि आखिर उससे घायल किसने किया, जिएशन बताती है कि काफी बड़ी मुसीबत आ गई है, एल्डर गुआन मारे जा चुके हैं। ये सुनकर तो सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। वो कहते हैं कि एल्डर गुआन को किसने मारा। जिएशन बताती है कि और कोई नहीं, काफी खतरनाक लोग, 9 टर्न सोल ब्लेड के सेकंड चीफ और थर्ड चीफ ब्लेड किंग हॉलडाउन के। उन दोनों के हमले की वजह से एल्डर गुआन मारे गए और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर यहाँ भाग कर आ गई ताकि आप लोगों तक ये न्यूज पहुँचा सकूं कि वो सभी लोग हम सबके पीछे पड़े हैं। एल्डर वांग जल्दी से अपने डिसाइपल्स को इकट्ठा करके चारों तरफ इस न्यूज को स्प्रेड करने को कहते हैं। अलग अलग हॉल के एल्डर्स को इनवाइट करने को कहते हैं ताकि इस मसले पर विचार विमर्श किया जा सके। आखिर पावरफुल लोगों से फाइट करने के लिए स्ट्रेटेजी भी तो बनानी होगी ना। इस बीच में एल्डर वांग हमारे ज़ेंगडोंग और जू को नहीं भूलते। गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि उन दोनों को भी लेकर आओ, मैं अपने हाथों से उन्हें एग्जीक्यूट करूंगा। बेचारी ज़िएतोंग उन्हें रोकती रह जाती है। जब गार्ड्स उन दोनों नमूनों को एल्डर के पास ले जा रहे थे, बेचारा जू तो डर से कांपते हुए कहता है कि ब्रदर हम एग्जीक्यूट होने वाले हैं। वहीं ज़ेंग का कहना था कि मैं हूं ना, डरता क्यों है। वो कहता है कि ब्रो कहाँ डर रहा हूँ, आपके साथ रहने की वजह से मैं कितनी मुसीबतों से निकल कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब तो डर मेरी बॉडी में दूर दूर तक नहीं है। ये कहते कहते लड़खड़ा जाता है। ज़ेंग नोटिस करता है कि बेचारे के डर के मारे पाँव कांप रहे हैं और वो ऊपर ऊपर से हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो फिर से उसकी हिम्मत बांधते हुए कहता है कि मैंने कहा ना छोटे भाई, अपने बड़े भाई पर यकीन करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तभी गार्ड्स उन्हें धक्का मारते मारते एल्डर वांग के सामने ले जाते हैं। उन दोनों के वहाँ पहुँचने पर बेचारे क्योतोंग की नजर हमारे जू पर पड़ती है। जू तो उसे देखकर वहीं ठहर गया था और क्योतोंग भी काफी नर्वस लग रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी वजह से आज ये दोनों यहाँ पर है। वहीं एल्डर वांग उन दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं कि अब बताओ क्या अपनी गलती मानते हो। एल्डर वांग की बातें सुनकर तो हमारा हीरो हंसने लग गया था और उसे हंसता देखकर जू उसे कॉपी करने लग जाता है। बेचारे एल्डर के दोबारा पूछने पर अब हमारा हीरो जोर जोर से रोने लग गया था और उसका देखा देखी उसका छोटा भाई भी। अब वो दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर ऐसे जताने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वो मच्छर भी नहीं मार सकते, लोगों को कैसे मारेंगे। पर एल्डर वांग कहते हैं कि अपनी नौटंकी बंद करो, मुझे पता है पहले तो तुम लोग गुनहगार थे, लेकिन अब तो मैंने आंखों के सामने तुम्हें मर्डर करते हुए देखा है। तुमने उन खतरनाक क्रिमिनल को मार दिया जिसे पकड़ने में हमें सालों लग गए, यहाँ तक कि वो दूसरा वाला बाई येजिंग, उसने लड़कियों को अगवा किया और 2 लड़कियां अभी भी गायब है जिनके बारे में अभी तक भी कोई खबर नहीं है। और फिर अचानक से एल्डर अपनी बात घुमाते हुए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम लोगों ने पहले नहीं बताया और ये क्राइम कमिट किया,
तुम लोगों ने लो फैमिली को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखा, लेकिन फिर भी हमें रिपोर्ट नहीं की ताकि हम जाकर लो फैमिली को बचा सके। वो दोनों तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर उनकी बेगुनाही कैसे साबित हो गई। तभी पता चलता है कि उनके हाथ में वो लेटर मौजूद है जो कि लो और आयनिशान ने अपने ब्लड से लिखा है और इसमें साफ साफ कहा गया था कि इन दोनों को प्रिजन करके रखा हुआ है, उन पर हमला करने वाले कोई और है। अब ये चीज एल्डर लो ने अपने खून से लिखी थी। वो सारे लोग तो सुनकर ये अनर्थ जाता है कि हमारा ये क्राइम के बारे में उन्होंने खून से लिखा था। फिर एल्डर वांग बताते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं चलता अगर जिएशन आकर खुद अपने हाथों से हमें ये सबमिट नहीं करती तो। फिर वो दोनों जिएशन को देखने लगते हैं। जब हमारे जेंग की नजर जिएशन पर पड़ती है जो कि घायल थी, वो काफी परेशान होते हुए कहता है कि तुम्हें इंजर्ड किसने किया, पर वो इसे एक छोटी मोटी खरोच बोलकर अवॉइड करने वाली थी। पर जेंग डोंग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो कहता है कि ब्रो भूल गए, हम दोनों ने कहा था कि एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करेंगे, फिर बताओ ना। पर एल्डर वांग उन्हें इस मसले से दूर रहने को कहते हैं और साथ ही उन दोनों पर अपना गुस्सा निकालते हुए कहते हैं कि तुम दोनों को पकड़ने की वजह से हमारे हीरोइक अलाइंस ग्रुप के कितने सारे लोगों की रिसोर्सेज खत्म हो गए, कितने सारे लोग इंजर्ड हो गए। अगर तुम्हें पकड़ने की वजह से हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ था तो हम उस एनिमी को आराम से हरा देते। पर जेंग डोंग तो जू को आगे करते हुए कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये मोटू बहुत रिच है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा रिच। तभी हमारा जू भी कहता है कि हाँ आपको किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, मेरे फादर बहुत अमीर है, आपको पैसे पकड़ा देंगे। वो तो इनकी हरकतों से तंग आ जाते हैं। उन दोनों को चिल्ला कर वहाँ से दफा होने को कह रहे थे। वो दोनों छूट कर भाग कर सीधा अपनी अपनी बंदी के पास पहुँचते हैं। I mean, लड़कियों के पास जाकर उन्हें बताते हैं कि खुशी से वो लोग आजाद हो गए, उन्हें थैंक यू भी बोलते हैं। तभी वहाँ स्काई की एंट्री होती है जो कि जेंग डोंग को सही सलामत देखने के बाद कहता है कि फाइनली इस लड़की ने तुम्हें छुड़वा ही लिया। I mean, लड़की तो मैं बोल रही हूँ, वो तो इसे ब्रदर ही बोल रहा था। जेंग डोंग भी काफी गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि हाँ ब्रदर जिएशन ने एक लेटर बॉक्स लाकर थमाया जिसमें मेरी बेगुनाही का सबूत था। तो स्काई कहता है कि अच्छा फाइनली वो आयरन बॉक्स लेटर तुम्हें मिल ही गया। एल्डर वांग को काफी अजीब लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये लेटर बॉक्स आयरन का बना हुआ है, जबकि ये लेटर तो लेकर मेरे पास जिएशन आई है। वो बंदा बताता है कि हाँ ये लेटर बॉक्स मुझे कब का मिल चुका था, जिस दिन लुओ फैमिली को मारा गया था उसके अगले दिन ही मैंने छानबीन करके इसे ढूंढकर एल्डर गुआन को दिया था। यानी कि जिएशन का शक बिल्कुल सही था कि पहले ही सबूतों को मिटा दिया गया है। लेकिन उन्हें एक चीज काफी अजीब लग रही थी कि जब एल्डर गुआन को पहले से ही पता था कि जेंग डोंग और जू बेगुनाह है तो फिर वो उसे पकड़वा क्यों रहे थे। स्काई से पूछने पर वो कहता है कि एल्डर गुआन ने वो एविडेंस इसलिए छुपाया था क्योंकि वो किसी और की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और उसका इशारा जिएशन की तरफ था। वो बताता है कि सालों पहले ड्रंकन नाइट फेंग क्यूजी गायब हो गए थे और उनके रिप्लेसमेंट पर मून नाइट को उनकी जगह दी गई, लेकिन वो इस रेपुटेशन को बिल्ड नहीं कर सकी जैसे उन्होंने किया था। पता नहीं क्यों ये बातें हमारे जेंग डोंग को रिलेटेबल नहीं लगती। तो उसके साफ साफ पूछने पर ये बंदा बताता है कि लो फैमिली को कुछ नहीं हुआ है बल्कि लो फैमिली को गायब किया गया है जिसमें मून नाइट का हाथ है क्योंकि वो उसकी क्लोज रिलेटिव है। ये सुनकर तो सारे हैरान रह जाते हैं और फिर स्काई कहता है कि मैं तुम लोगों को पहला सबूत पेश करता हूँ, ये लेटर जो कि हमारी जिएशन ने प्रेजेंट किया है। इसकी कैलीग्राफी देखो, इतनी स्मूथ राइटिंग है कि कोई भी मरते वक्त ये कैसे लिखेगा। पर तभी क्योतोंग बताती है कि उसकी फैमिली इस तरीके की सिचुएशन हमेशा फेस करती आ रही है तो उन्हें आदत है और जू भी इसमें हामी भरता है क्योंकि वो भी लो फैमिली से अच्छे से वाकिफ था। अब सभी को स्काई के खिलाफ जाता देखकर स्काई हमारे जेंग डोंग से कहता है कि क्या तुम भूल गए ब्लेड किंग डैंग भी तुम्हें कन्विंस करने आया था कि लो फैमिली की रेपुटेशन को बचा लिया जाए। वो लोग अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इल्जाम जिएशन पर लग रहा था और ये चीज जेंग डोंग बर्दाश्त नहीं करता। जब वो देखता है कि ये लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो रहे, वो कहता है कि मेरे पास इससे भी बेटर कुछ है, उसे देखने के बाद तुम लोग रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। और फिर वो गार्ड से बोलकर एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मंगवाता है। स्काई कहता है कि अगर लुओ फैमिली पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है तो फिर इसमें मौजूद सर तुम लोगों के लिए अनोनिमस होगा, है ना। लेकिन असल में मेरे हाथ में जो बक्सा है उसमें और कोई नहीं बल्कि लुओ फैमिली का यंग मास्टर लो क्यूनियान है। बेचारी क्योतोंग तो ये सुनकर सदमे में आ जाती है और तभी स्काई की बात को सच साबित करते हुए उस बक्से में से खून टपक रहा था। वो सारे एक साथ सदमे में आ जाते हैं। सबको जोर का झटका देने के बाद स्काई उस बॉक्स को उनकी तरफ थ्रो कर देता है जिसमें से अभी भी लाल कलर का लिक्विड यानी कि खून बाहर निकल रहा था। क्योतोंग खुद को संभाल नहीं पाती और जैसे ही वो बॉक्स उसके पाँव के पास पहुंचता है वो उसे ओपन करके चेक करने लगती है कि आखिर उसके अंदर क्या है। पर उसके अंदर तो तरबूज था जिसके अंदर से ही लाल लिक्विड टपक रहा था। यानी स्काई तो बस उन लोगों का मन पड़ रहा था, इसलिए वो उस तरबूज को अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है कि मिस क्योतोंग, अगर लो फैमिली पूरी तरह से पहले ही वैनिश हो चुकी है तो फिर तुमने अपने भाई के सर को इसमें इमेजिन किया कैसे। अब तुम्हारा भाई दो बार तो मर नहीं सकता ना। ये कहते हुए उसने शक को और ज्यादा हवा दे दी थी। अब तो एल्डर वांग को भी स्काई की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन आने लगा था। वहीं स्काई अपनी बात को प्रूव करते हुए कहता है
कि मिस्टर जू, क्या आपको याद है आप अपने ससुराल आए थे अपनी शादी को क्योतोंग के साथ खत्म करने के लिए, जिससे लुओ फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती होती। और किस्मत से उसी दौरान हमारी मिस जिए शैन भी वहीं गई थी अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और उन्होंने उन्हें आइडिया दिया। लुओ फैमिली 10 सालों से अपनी रेपुटेशन पर काम कर रही थी और एक राह चलता उनका होने वाला दामाद उसे रौंदने वाला था, वो कैसे बर्दाश्त करते। इसीलिए जिए शैन के कहने पर उन्होंने खुद को वैनिश करने का नाटक किया, जिसमें बलि के बकरे बने तुम दोनों, ज़ेंगडोंग और जू। ये पूरा प्लान जिए शैन का था। वो चाहती थी कि तुम दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए 8 क्लैंस और 7 सेक्ट्स मिलकर, और ऐसा होने भी लगा। एक बार जू के मरते ही लुओ फैमिली की रेपुटेशन को भी कुछ नहीं होता। बातें काफी ज्यादा सेंस बना रही थी, यहाँ तक कि हमारा ज़ेंगडोंग भी हैरान था कि ये उन दोनों को सेक्रीफाइस करना चाहती थी। इसीलिए तो उसने एल्डर लुओ से पहले ही खून से लेटर लिखवा दिया था, वरना कोई अपने दामाद को जेल में डालने का प्रूफ क्यों रखेगा। और तो और ये वही लेटर है जो मैंने एल्डर गुआन को दिया था। एल्डर गुआन इसे जीते जी सामने नहीं लाते जब तक कि ये उसे जान से मारकर उनसे हासिल न करती। एल्डर गुआन की मौत की खबर इसी तरफ इशारा करती है कि एल्डर गुआन को और किसी ने नहीं बल्कि जिए शैन ने मारा है। स्काई के ऐसा कहते ही हमारी जिए शैन अपनी स्वॉर्ड के साथ तैयार हो जाती है और उनके बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। ये फाइट इतनी इंटेंस थी कि स्काई अपनी स्वॉर्ड से हमारे जिए शैन के चेहरे पर स्कार भी दे देता है। हालांकि इस फाइट के दौरान स्काई की कोशिश थी कि वो क्योतोंग को हर्ट कर सके, पर जिए शैन उसे ऐसा करने नहीं देती और देखते ही देखते इस फाइट में क्योतोंग भी ज्वाइन हो जाती है। और अब ये दोनों लड़कियां एक साथ फाइट करने वाली थी इसके खिलाफ। क्योतोंग को स्काई के साथ फाइट करता देखकर जू बेचारा खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन ज़ेंगडोंग के रहते वो इसमें इंटरफेयर नहीं करता। इन तीनों की फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी कि ये लोग हॉल की दीवारों को तोड़ते हुए सीधा ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं। इन्होंने अपने अपने पावरफुल मूव्स का यूज करते हुए एक दूसरे पर स्ट्राइक्स लगाने शुरू कर दिए थे। इससे पहले कि वहां पर कोई जबरदस्त धमाका होता, एल्डर वांग सामने आकर अपनी पावर का यूज करके इन दोनों को रोक देते हैं। एल्डर वांग भी कम पावरफुल नहीं थे। उनकी पावर का नमूना देखने के बाद तो बेचारा जू हक्का बक्का रह जाता है। यहाँ पर एल्डर गुआन ने इन दोनों लड़कियों को मुजरिम करार दिया था। वो अपने गार्ड से कहते हैं कि इन दोनों को ही कैप्चर कर लिया जाए। जब गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं तो यहाँ पर जिए शैन सामने आते हुए कहती है कि ये सारा प्लान मेरा था, इसलिए मेरी जूनियर सिस्टर को यहाँ से जाने दिया जाए। और वो क्योतोंग से कहती है कि जल्दी से जल्दी सेक्ट वापस जाओ, यानी तियानशान सेक्ट। उसका ऑर्डर मिलते ही वो वहाँ से भाग खड़ी होती है, जबकि गार्ड्स उसका पीछा करने वाले थे। यहाँ तक कि स्काई भी उसके पीछे जाने वाला था। जू जाता पर उसे ज़ेंगडोंग रोक लेता है। यहाँ पर जिए शैन स्काई के साथ फिर से फाइट करने लगती है ताकि वो क्योतोंग के पीछे न जाए। क्योतोंग के वहाँ से सेफली निकलने के बाद वो खुद को सरेंडर कर देती है, अपनी स्वॉर्ड को उनके हाथ में हैंडओवर करते हुए। उसने मान लिया था कि गलती उसकी है, तो इन्वेस्टिगेशन होने तक उसे प्रिजन में रहना था, जिसके लिए वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। हालांकि इस बात पर हमारे ज़ेंग और स्काई किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। देखते ही देखते पूरे टाउन में ये खबर आग की तरह फैल जाती है कि लो फैमिली बिल्कुल सही सलामत है और ये सारा खेल और किसी का नहीं बल्कि हीरो मून का था। असल में जिए शैन का फाइटिंग नेम मून नाइट है। तो चारों तरफ जिए शैन की इस तरीके की बुराई सुनते हुए हमारे जू को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर हमारा ज़ेंग उसके बम पे एक लात मारते हुए कहता है कि चल के प्रैक्टिस कर। तुझे क्या लगता है मोटू, मैं सारा टाइम तुझे अपनी गोदी में लेकर ही घूमता रहूंगा क्या? और फिर वो उसे पानी पे लकड़ी के ऊपर बैलेंस करना सिखाता है, पेड़ पर चढ़ना सिखाता है। हालांकि इस दौरान हमारे जू को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। इस पेन में भी उसे हमारी क्योतोंग और जिए शैन की बहुत फिक्र हो रही थी। बस फिर क्या था, उसके मुंह से उन दोनों लड़कियों के लिए इतनी रहमदिली वाली बातें सुनकर ज़ेंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बम पे उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि मोटे, क्या तू भूल गया हमारे पीछे अभी कुछ दिनों पहले तक सारा टाउन लगा हुआ था, आधा कॉन्टिनेंट हमारे मरने की दुआ कर रहा था, और तुझे उन लड़कियों के लिए प्रॉब्लम हो रही है जो तुझे फंसाना चाहती थी। क्या तू भूल गया कि तू किसका डिसाइपल है? हमारे मास्टर ने सिखाया ना कि किसी भी चीज को दिल पर नहीं लेना, इसलिए जो सिखा रहा हूँ वो सीख, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी मुसीबत में हैं। बेचारे जू को पेड़ पर चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वहीं ज़ेंग उस पर रहम नहीं खाता बल्कि लकड़ी से उसकी कुटाई लगाते हुए कहता है कि वैसे तूने एक चीज नोटिस की, जिए शैन अपने सेक्स को बचाने और अपने लोगों की केयर करने में नंबर 1 पर है। कभी कभी तो उसकी चालाकियाँ और उसकी स्किल्स देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह मैं हूँ। मुझे उसकी पूरी पर्सनालिटी मेरी पर्सनालिटी से मिलती जुलती लगती है। और ये बोलते हुए वो जू की बैकग्राउंड में पिटाई लगाई जा रहा था और फिर इन द एंड वो उसे कूदते कूदते पेड़ के ऊपर चढ़ाई देता है और खुद भी जम करके वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ बेचारे जू की तो जान निकलने वाली थी। वैसे ज़ेंगडोंग ने जू से साफ साफ कह दिया था कि मुझे नहीं लगता कि जिए शैन ने एल्डर गुआन को मारा है, क्योंकि उसके पास बचने के बहुत सारे चांसेस थे। वो ऑलरेडी इस मैटर से बाहर थी। उसने खुद को इस मैटर में इन्वॉल्व किया है सिर्फ हमें बचाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो हमें फंसाना चाहती थी तो फिर हमें बचाने के चक्कर में उसने खुद को सेक्रीफाइस क्यों किया? ये चीज तो हमारे जू को भी
भी काफी अजीब लगती है। वो तो कहता है कि मैंने भी एक और चीज नोटिस की थी। जैंग ये देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि उसके इतने पास आ जाता है कि बेचारा जू तो डर के मारे पेड़ को ही गले लगा लेता है कि क्या कर रहे हो बिग ब्रो। जैंग कहता है कि वो छोड़, ये बता कि तुझे सस्पिशियस क्या लगा, क्योंकि तू हमेशा कुछ अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नोटिस करता है। और जैंग की बात बिल्कुल सच थी। असल में जू ने जो चीज नोटिस की थी वो ये था कि अगर लो फैमिली जिंदा थी और ये चीज ये शैन को पहले से ही पता थी, तो उसने एल्डर गुआन को मारकर ही क्यों वो ब्लड लेटर कलेक्ट किया। वो लो फैमिली के पास जाकर एल्डर लो से दोबारा भी तो लिखवा सकती थी ना। ये चीज जैंग भी सोचने लगता है कि बात तो इसने बिल्कुल पते की है। फिर जू इस चीज का खुद ही जवाब देते हुए कहता है कि हो सकता है कि जिये शैन को सेकंड लेटर के बारे में पता ही ना हो जो स्काई ने एल्डर गुआन को दिया था। क्या पता उसे लग रहा हो कि वो आग में जल गया, और इसी वजह से जब वो एल्डर गुआन के पास इस लेटर को लेकर पहुंची तब एल्डर गुआन ने उसकी चोरी तुरंत पकड़ ली और अपना राज छुपाने के लिए उस एल्डर गुआन को मारना पड़ा। जैंग के सामने ये चीजें काफी ज्यादा सेंस बना रही थी, लेकिन वहाँ पर ताई हैंग बेनेट्स का होना और ज्यादा दाल में काला लगने लगता है कि अगर लो फैमिली के घर में आग लगाने वाले ताई हैंग बेनेट्स थे जिनका यूज ये शैन ने किया था, तो फिर आखिर एल्डर गुआन उन्हें बचाना क्यों चाहते थे। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं दोनों का दिमाग एक साथ खनकता है और उन्हें लग जाता है पता इस बात का कि शायद एल्डर गुआन बैंडिट्स के साथ मिले हुए थे। उन्होंने पेड़ पर खड़े खड़े ही सारी गुत्थी सुलझा ली थी, लेकिन वो ये चीज नोटिस करना भूल जाते हैं कि उनकी इस गुत्थम गुत्थी सुलझाने के चक्कर में उन्होंने पेड़ की डाल को तोड़ दिया और वो दोनों नमूने सीधा ऊपर से नीचे लैंड करते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें स्काई को दिखाया जाता है जो कि एक मास्क मैन से जाकर डील करने लगता है, ये बताते हुए कि उसने जिये शैन को रास्ते से हटा दिया, अब वो उनके रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन उस मास्क मैन ने स्काई को दूसरा काम पकड़ा दिया था और वो था ज़ेंगडोंग और जू को रास्ते से हटाने का। स्काई को समझ नहीं आता कि हर कोई आकर उन दो नमूनों के पीछे क्यों पड़ जाता है, क्या वो इतने जरूरी है। ऑफ कोर्स भाई, सीरीज के हीरो जो है। वैसे जू ने हमारे ज़ेंगडोंग को ये भी बता दिया था कि उसके सेलमेट ने उसे 2 फ्लावर ढूंढने का काम दिया था किसी ओल्ड टेम्पल में, और वो वहीं जाते हैं उस चीज का सुराग ढूंढने के लिए। वैसे टेम्पल पहुँचने के बाद उस जगह पे हमारे जू को काफी ऑफ वाइब आ रही थी। वो कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। ज़ेंग भी यही फील करने लगता है। तभी अचानक से जू को याद आता है कि उसके सेलमेट ने बताया था कि इस ओल्ड टेम्पल में एक सीक्रेट चैम्बर मौजूद है, तो वो बिना सोचे समझे वहाँ पर रखे हुए मूर्ति के हाथ पंखे को सरका देता है, जिससे देखते ही देखते उन पर जानलेवा हिडन वेपन्स के हमले शुरू हो चुके थे। उसने गलती से सीक्रेट ट्रैप को ओपन कर दिया था। बेचारा ज़ेंगडोंग उसे लेकर बाल बाल बचता है। तभी अचानक से जिस जगह वो खड़ा था उस जगह से जमीन खिसक जाती है और वो सीधा नीचे लैंड करता है। जू को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने सीनियर ब्रदर को कैसे बचाए कि तभी अचानक से वो भी नीचे कूद गया था। अचानक से नीचे गिरने पर वो कहता है कि सीनियर ब्रदर आप कहाँ हैं? वैसे मेरी चिंता मत कीजिए, पता नहीं क्यों ये जगह काफी कंफर्टेबल है। पता चलता है कि वो और किसी पर नहीं अपने सीनियर ब्रदर पर ही कूदा है। ज़ेंग के पास छोटा सा फ्लेयर मौजूद था, तो वो आग जलाते हुए रास्ता ढूंढने लगता है। आगे चल के उन्हें मशाले नजर आती है, तो वो आग जलाकर आगे का रास्ता तय करने लगते हैं। आगे खाई थी और आगे जाने का रास्ता पिलर से होकर था, तो ज़ेंग जू से कहता है कि तुम यहीं रुको, इस आग के साथ मैं आगे का रास्ता देख कर आता हूँ। पर जैसे ही ज़ेंग उन पिलर्स पर पाँव रखते हुए आगे बढ़ता है, उस पर हमले होने शुरू हो चुके थे। चारों तरफ छोटे छोटे नीडल से अटैक पे अटैक हो रहे थे। उनसे बचते बचते बेचारा एक और ट्रैप एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बड़ा सा आयरन बॉल उसकी तरफ थ्रो हो चुका था। ज़ेंग और जू इस हमले से बाल बाल बचते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों केयर फ्री हो गए थे वैसे ही वो आयरन बॉल उन्हें हिट करता हुआ दूसरी तरफ फेंक देता है। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी भूल भुलैया में आकर फंस गए। तभी अचानक से उन्हें अपने सामने प्रिजन नजर आता है और वो इस सुनसान सी जगह पर इस प्रिजन को देखकर हैरान थे कि आखिर कोई यहाँ पर सेल क्यों बनाएगा। डरते डरते अंदर जाने पर उन्हें 2 लड़कियां नजर आती हैं जो काफी ज्यादा भूखी थी और खूबसूरत भी, पर वो बिना सोचे समझे इन दोनों लड़कों पर हमला करना शुरू कर देती है। इनकी टेक्निक्स काफी ज्यादा अलग थी, जिन्हें ये दोनों लड़के समझ नहीं पाते और इन दोनों लड़कियों से बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि लड़की होने की वजह से ये उन पर हमला भी नहीं कर सकते थे। बेचारा ज़ेंग उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम यहाँ पर आपको बचाने आए हैं, मारने नहीं, लेकिन वो लड़कियां थी कि कुछ सुनना ही नहीं चाहती। बेचारे ज़ेंग को 2 बार कुटाई पड़ जाती है, तो वो गुस्से में उस लड़की को फ्रीज कर देता है, और जब दूसरी वाली लड़की नहीं मानती तो ज़ेंग उसे वापस से प्रिजन में डाल देता है, जिस चक्कर में उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। और वो लड़की भी लाइक, ठरकी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? ज़ेंग और जू के कहने पर कि हम यहाँ पर आपको बचाने आए, हम ठरकी कैसे हुए? बताओ यार, हम तो यहाँ पे फूल ढूंढने आए थे। अब उनकी ऐसी बातें सुनने पर इन दोनों लड़कियों को उन पर यकीन हो जाता है। तो जब जू उन्हें काफी पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रहा था कि आप दोनों को यहाँ पर कैद किसने किया है और कैसे किया है और क्यों किया है, अगर आप
दोनों ने क्या किया था। तो ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो काफी पोएटिक अंदाज में उस इंसान को गाली देने लग जाती है। जू को कुछ समझ नहीं आता तो वो जैंग से कहता है कि ब्रदर ये कौन सी भाषा में बात कर रही है। जैंग भी लाइक रहने देते छोटे भाई, तुझे समझ नहीं आएगा। वो बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है जिसने उसे कैद किया था उसकी। अब जैंग को तो ये जगह काफी खतरों से भरी हुई लग रही थी, तो वो कहता है कि सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं, बाद में इंट्रोडक्शन खेलेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले हमारा भोला भाला जू उन दोनों लड़कियों से कहता है कि क्या आप दोनों लेडीज मुझे बताएंगी कि उस क्रिमिनल ने वो 2 फूल कहाँ लगाए हैं। अब उस क्रिमिनल का फूल से मतलब 2 लड़कियां थी, लेकिन हमारे बुद्धू जैंग को लगता है कि वो असली फूल लेने आए। अब वो लड़कियां ये चीजों से कैसे समझाती। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि उन लड़कियों के भूखा होने की वजह से ये दोनों लड़के उन्हें लेकर रेस्टोरेंट जाते हैं, जहाँ वो दोनों तो भुक्कड़ों की तरह खा रही थी। ये देखकर बेचारे जू का तो गला हलक तक सूख चुका था। वो कहता है कि ब्रदर हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये ऐसे ही खाती रही तो हम कंगले हो जाएंगे। पर जैंगडोंग कहता है कि अरे किस्मत का इशारा समझो बुद्धू, ये दोनों खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे सामने इसीलिए आई है ताकि तुम इनमें से किसी एक को अपना वाइफ बना लो। वैसे भी तुम्हारे खानदान में इतना पैसा है, खानदान आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। जू भी लाइक कि मैंने क्योतोंग के अलावा किसी और को उस नजर से नहीं देखा, पर वो उसके बम पे लात मारते हुए कहता है कि अब जाके देख ले। उसने जू के हाथ में कुछ खाना पकड़ा कर उन दोनों लड़कियों के सामने डाल दिया था चारे के तौर पे कि जो पसंद हो वो चुन लियो। पर वो दोनों लड़कियां तो भुक्कड़ों की तरह जू पर ही ढाबा बोल देती है। वो तो कहता है कि ये तो जंगली बिल्लियां लग रही है ब्रदर। ये दोनों लड़कियां अपना खाना खत्म करने के बाद जब पोलाइटली उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से जा रही थी, बेचारे जू का तो खाने का पहाड़ देखकर ही दिल बैठ जाता है। उस पर तो जब वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, वो तो सीधा कह देता है कि नहीं नहीं, मैं तो सारी जिंदगी मॉन्क बनने के बारे में सोच रहा था। इतना खाना खाने वाली बहू ले जाकर उसे भीख थोड़ी मांगना है। उन दोनों को वहाँ से रवाना करने के बाद ये लोग पहुँच जाते हैं उस क्राइम स्पॉट पर जहाँ पर एल्डर गुआन को निपटाया गया था। रात में जाने की वजह से उन्हें वहाँ पर कोई गार्ड नजर नहीं आता। क्राइम स्पॉट पर उन्हें ब्लड नजर आता है जिसे कि पहुँचने की कोशिश की गई थी। जू आसपास की जगह को गौर से ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पर फुटप्रिंट नोटिस करता है जो कि जमीन पे काफी ज्यादा धंसे हुए थे। जूते के पैटर्न्स को देखने के बाद हमारा जैंगडोंग पता लगा लेता है कि ये ऑफिशियल बूट्स हैं, तो शायद ये लॉर्ड गुआन के होंगे। वहाँ पर उन्हें एक और बंदे के फुटप्रिंट नजर आते हैं और वो था डैंग थ्री ब्लेड्स, वही बंदा जिसने कि हमारे जैंग और जू पर तब हमला किया था जब वो रेस्टोरेंट में थे। अब इसके बारे में जू को तब पता चलता है जब फाइट के दौरान उसने रेस्टोरेंट में भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए थे। वहाँ पर उन्हें उस बंदे के भी फुटप्रिंट मिलते हैं जो कि 9 टर्न सोल ब्लेड से था। वहाँ पर स्वॉर्ड स्लैशेस भी बहुत जगह जगह पर थे जिनसे वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि आखिर फाइट किस तरह से टर्न हुई होगी। फुटप्रिंट्स की गहराई को देखते ही हमारा जैंगडोंग ये भी पता लगा लेता है कि कितना बंदा कब मरा। तभी उन्हें वहाँ पर जिएशन के भी फुटप्रिंट्स नजर आते हैं जिसे यकीनन दोनों पहचान गए थे और वो ये भी भांप लेते हैं कि फाइट के दौरान वो अपनी की पावर को ज्यादा यूज नहीं कर रही थी, इसलिए उसके फुटप्रिंट्स ज्यादा डीप हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपको पता लग गया था कि की पावर को स्टोर करने की वजह से वजन भारी हो जाता है। तभी उन छोटे छोटे फुटप्रिंट्स को देखने के बाद हमारा जैंगडोंग भी लाइक तभी कहूँ कि इसे बचपन में कितना चिढ़ाया जाता होगा। जब जब ये लड़का बनकर सबके सामने आती होगी सभी इसको लड़की बोलकर छेड़ते रहते होंगे और इसे ये भी सहना पड़ा होगा बेचारी। ये सुनकर तो जू को जोर का झटका लगता है। वो कहता है कि क्या हीरो जिएशन असल में लड़की है। जैंगडोंग को हैरानी होती है कि भाई तुझे अभी तक पता नहीं चला, तू उसके साइज, वेट और हाइट की वजह से भी अंदाजा नहीं लगा पाया। कौन सा आदमी इतने छोटे छोटे पैर लेके घूमता है? ऑब्वियसली वो एक लड़की है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता और तुझे भी ज्यादा लोगों को नहीं बताना। बेचारा जू जो कि अब तक ये सबूत ढूंढ रहा था कि हमारे जिएशन दोषी है, वो कहता है कि इसका मतलब अगर वो लड़की है तो वो बिल्कुल भी ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। अपने जूनियर ब्रदर को गिरगिट की तरह रंग बदलता देखकर जैंगडोंग को तो मुंह खुला का खुला रह जाता है कि मोटू तू तो एक नंबर का दल बदलू है। बेचारे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो इसे कॉम्प्लीमेंट्स की तरह लेता है और उसके बाद कहता है कि अपने सीनियर ब्रदर एक चीज नोटिस की, इन तीनों फुटप्रिंट्स के निशान असल में हमारी मून नाइट के खिलाफ है, यानी कि एल्डर गुआन भी उस पर हमला करने के लिए दौड़े हैं और बेचारी हमारी जिएशन अकेले उन तीनों के साथ लड़ रही थी। काफी देर तक छानबीन करने के बाद वो इस अंदाजे पर पहुंचते हैं कि शायद वो दोनों बैंडिट छुपकर उन पर नजर रख रहे होंगे जब हमारी जिएशन एल्डर गुआन को लेकर वो लेटर दिखाने आई थी। जब एल्डर गुआन ने उस पर हमला किया और उन्हें मार दिया गया जिएशन के द्वारा, तब इन दोनों ने उस पर हमला किया होगा और उसे घायल किया होगा। तभी जिएशन घायल होने के बाद उस लेटर के साथ क्रिमिनल हॉल पहुंची होगी। लेकिन तभी जैंगडोंग दीवार पर भी एक फुटप्रिंट नोटिस करता है और तभी उसके दिमाग में कुछ
क्लिक करता है और वो पूरे सिनेरियो को अच्छे से इमेजिन कर रहा था, जहाँ उसकी थ्योरी ये थी कि जिये शेन जब उस लेटर को दिखाने एल्डर ग्वान के पास आई होगी तब उसने इन तीनों को आपस में बात करते हुए सुन लिया होगा और अपनी जान बचाने के लिए उन तीनों ने एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर दिया होगा। अब मून नाइट कितनी ज्यादा पावरफुल है ये तो हम सभी जानते हैं, तो उसने आराम से डैंग 3 ब्लेड को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया होगा और उसी के साथ फाइट के दौरान उसने दीवार पर वो फुटप्रिंट भी छोड़ा। घायल होने के बाद वो फाइट कंटिन्यू नहीं कर सकता था, इसलिए वहाँ से भाग गया और फिर ब्लेड किंग हॉल का बंदा जो कि मास्क मैन था वो उस पर हमला करने लग गया। एल्डर ग्वान भी अब तक फाइट करते हुए थोड़े से एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसलिए वो इन्हें फाइट करने देते हैं। जहाँ मून नाइट इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते ही उस बंदे को निपटा देती है और ये देखकर एल्डर ग्वान सदमे में आ जाते हैं और फिर अपनी जान बचाने के लिए वो पूरी ताकत के साथ उससे फाइट करते हैं। हालांकि इस बीच वो जिये शेन को घायल करने में सक्सेसफुल हो चुके थे, लेकिन इससे जिये शेन रुकने वाली नहीं थी, वो एल्डर ग्वान का खेल खत्म कर देती है। ज़ेंग डोंग की इस एक्सप्लेनेशन से सारे सिनेरियोज अच्छे से मैच कर रहे थे, यहाँ तक कि वो पैटर्न्स भी जहाँ पर स्वॉर्ड के निशान थे। अब ये सुनने के बाद जो कहता है कि इसका मतलब स्काई ने जो स्टोरी सुनाई वो झूठी थी कि हमारी जिये शेन ने एल्डर ग्वान के पास से वो ब्लड लेटर चुराया। अगर देखा जाए तो जिये शेन का लेटर नकली था, इसका मतलब ये है कि एल्डर ग्वान ने जो लेटर अपने पास रखा है वो भी उनके पास होगा। उन दोनों ने पूरी तरह से पहेली सुलझा ली थी, तभी अचानक से एक असैसिन उन पर हमला कर देता है जो कि सीधा ज़ेंग डोंग पर हमला करने वाला था, लेकिन जू बीच में आकर उस अटैक को अपने ऊपर ले लेता है और ये देखकर ज़ेंग डोंग मौका रहते ही वहाँ से फरार हो रहा था उसे लेकर, लेकिन वो मास्क मैन उसे जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए दूर से भी उस पर अटैक पे अटैक किया जा रहा था। यहाँ दूसरी तरफ जू को सारी चीजें धुंधली धुंधली नजर आ रही थी। ये देखकर हमारा ज़ेंग कहता है कि सोना मत, शायद मुझे लगता है कि इन्होंने स्वॉर्ड में पॉइजन लगाया था। हालांकि अनकॉन्शियस होते हुए भी हमारा जू इसी बारे में सोचने लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं आपके लिए बोझ हूं ना, ऐसी सिचुएशन में भी मैं भाग नहीं सकता। पर ज़ेंग कहता है कि मोटू बुद्धू तू इतना ज्यादा चालाक है और किस चीज की जरूरत है मुझे, तूने तो ये सारी गुत्थी सुलझाई है, तू ना होता तो मैं यहाँ तक थोड़ी पहुँचता। अपने सीनियर ब्रदर की ऐसी बातें सुनकर उसे थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है और फिर उसे अपने सामने सपने में क्योतोंग नजर आ रही थी। तभी इससे पहले कि ज़ेंग डोंग आगे बढ़ पाता वो मास्क मैन उसका रास्ता रोककर उस पर भी हमला कर देता है, जिसे उसने अपने पैर से ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो तीर जिसमें पॉइजन लगा था वो उसके पाँव को थोड़ा सा कट कर देता है और मौका मिलते इस मास्क मैन ने उसे लात मारकर नीचे पहुंचा दिया था, जिससे बेचारे जू को दर्द हो रहा था क्योंकि स्वॉर्ड अभी भी उसकी पीठ पे धंसी हुई थी। तो उसे हिम्मत देने के लिए हमारा ज़ेंग डोंग कहता है कि मोटू सोना मत, अभी तुझे तेरी वाइफ के पास भी तो लेके जाना है ना, क्योतोंग से भी मिलना है ना तुझे। हालांकि पॉइजन की वजह से उसकी खुद की हालत खराब होने लग जाती है, उसके पसीने छूटने लगे थे और उन दोनों भाइयों का प्यार देखने के बाद ये मास्क मैन कहता है कि कितने लवी डवी हो रहे हो, क्यों ना तुम दोनों को एक साथ ऊपर पहुंचा दो। ये बोलकर वो अपने हाथ से तीर उनकी तरफ थ्रो कर चुका था, जिससे हिट होने से पहले ही वहाँ पर कोई ब्लॉक कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि क्योतोंग थी, जिसने अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज करके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अपने सामने क्योतोंग को देखकर ज़ेंग डोंग पूरी तरह से हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़की उनकी जान बचाने के लिए आएगी। हालांकि दूसरी तरफ क्योतोंग अलग ही परेशान हो जाती है जब वो जू की पीठ में इतना बड़ा तलवार घुपा हुआ देखती है। उसका पहला सवाल ज़ेंग से यही था कि क्या ये ठीक है। वो बताता है कि पता नहीं कितनी देर तक रहेगा क्योंकि स्वॉर्ड में पॉइजन है। दूसरी तरफ ये मास्क मैन उन्हें सोचने का मौका नहीं देता बल्कि अटैक पर अटैक कर रहा था। तो क्योतोंग कहती है कि इसे मैं संभालती हूँ, तुम जाकर जू को बचाओ। लेकिन जू बेचारा अपनी क्योतोंग को ऐसे अकेले छोड़ना नहीं चाहता था, पर ज़ेंग थोड़ी ना उसकी सुनने वाला है। उसकी बोलती बंद करते हुए उसे वहाँ से ले जाने लगता है और यहाँ क्योतोंग को दिखाते हैं जो उस बंदे की बैंड बजा रही थी, वो भी काफी स्वैग के साथ। ये बंदा भी उसकी टक्कर का था जो 2 एरोज की हेल्प से उस पर वार पे वार किए जा रहा था। इधर इन दोनों की फाइट इंटेंस हो चुकी थी, उधर दूसरी तरफ बेहोश होने से पहले बेचारा जू क्योतोंग क्योतोंग किए जा रहा था और वहीं ज़ेंग को समझ नहीं आता कि ये लड़का उसके बिना मर जाएगा क्या। पर जब वो खुद पीछे मुड़ के देखता है तो फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। इस बंदे ने हमारी क्योतोंग के हाथ से स्वॉर्ड गिरा दिया था और अपने एरोज को थ्रो करके उसे पूरी तरह से ट्रैप कर दिया था। अभी तक ज़ेंग डोंग क्योतोंग से काफी दूर था, तो वो उसे बचाने के लिए सीधा दौड़ भी नहीं पाता। अब उसके पास क्योतोंग को बचाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अपनी की पावर को यूज करना। अगर वो ऐसा करता तो उसका प्रॉमिस टूट जाता। और जब ये चीज हमारा जू नोटिस करता है तो वो कहता है कि बिग ब्रो ऐसा करने की जरूरत नहीं, और फिर वो अपनी की पावर रिलीज करते हुए हवा में जंप लगा देता है। उसने इतनी जोर से अपनी की पावर रिलीज की थी जिससे वो स्वॉर्ड भी उसकी बॉडी से निकलकर बाहर गिर गया था और वो सीधा उस मास्क मैन के पास पहुंचकर उसे फ्रीज करता। वो मास्क मैन भी काफी तेजी से उस पर हमला करने के लिए तैयार था कि तभी वहाँ पर ज़ेंग डोंग आकर उसके हमले को डिस्ट्रॉय कर देता है। बेचारा एक साथ दो हमले को झेल नहीं पाता और हमारे ज़ेंग ने उसके एक हाथ को यूजलेस बना दिया था और हमें उसके पास वो ब्लैक स्नेक भी नजर आता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि स्काई है। अब इन तीनों ने मिलकर उसके खेल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था, तो वो मौका मिलते ही वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ
तरफ जू की हालत काफी खस्ता हो चुकी थी। अब वो खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा बेहोश हो जाता है। वो दोनों काफी तेजी में वहाँ पर मौजूद इकलौते वैद्य के पास पहुँचते हैं, जो बेचारा काफी ज्यादा डर चुका था उनके इस तरीके से अचानक से धमकने की वजह से। जू की नाजुक हालत देखने के बाद जैंग का खून इतना ज्यादा खोल चुका था कि वो उस वैद्य को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने जल्दी से इसे नहीं बचाया तो मैं इस पूरे मॉडल को आग लगा दूंगा। बेचारा वैद्य डर के मारे उसके पास जितने भी मेडिसिन थी सबका यूज करके हमारे जू को बचाने में लग गया था। इधर जू को इस हालत में देखने के बाद जैंग को अपने मरे हुए मास्टर याद आने लगते हैं। उनकी लाश भी इसी तरीके से उसकी आंखों के सामने पड़ी थी और वो कुछ नहीं कर पाया था। इन सब का जिम्मेदार वो खुद को समझ रहा था। वो कहता है कि अगर मैं जू को मार्शल वर्ड लेकर नहीं आया होता तो उसके साथ ये सब नहीं होता। पर क्यों काफी ज्यादा सेंसिबल थी। वो कहती है कि ऐसी सिचुएशन में ऐसी बात करने से कोई फायदा नहीं, मुझे चेक करने दो कि आखिर इसका घाव कितना गहरा है। और फिर वो अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज करके चेक करने लगती है कि अटैक कितना डीप गया है। दोनों राहत की सांस लेते हैं ये सोचते हुए कि चलो अटैक हार्ट तक नहीं पहुंचा, दिल अभी भी सही सलामत है। जैंग को पता था कि ये कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके जूनियर ब्रदर को एनाटॉमी की काफी अच्छी नॉलेज है और उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। यहाँ पर क्यों के पास एक पॉइजन रिमूवेबल पिल भी थी जिसे वो जू को खिला देती है और वो दोनों सुबह तक हमारे जू के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह होते ही जब जू को होश आता है तो उसे सबसे पहले क्योतोंग चाहिए थी। वो बताती है कि मैं यही हूँ मोटू। अपनी होने वाली वाइफ को अपनी फिक्र में यहाँ परेशान होता देखकर उसका दिल तो गार्डन हो जाता है। और तभी जब जैंग सामने से कूद कर कहता है कि ब्रो मैं भी यही हूँ, बेचारा झटके से बेहोश हो जाता है। जैंग समझ गया था कि उसने उसके छोटे भाई को कितना टॉर्चर किया है कि बेचारा उसकी प्रेजेंस से ही डर रहा है। क्योतोंग को दिखाते हैं जो कि जैंग से माफी मांगती है कि उसकी लो फैमिली की वजह से इन दोनों को इतना सफर करना पड़ रहा है। पर जैंग भी लाइक कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, वैसे भी ये सारा प्लान तो हमारी मून नाइट का था। पर क्योतोंग काफी सीरियस होते हुए कहती है कि क्या तुमने इस बारे में खुद उनसे पूछा है? इस पर तो वो सदमे में आ गया था। और इसके बाद हमें सीधा नेक्स्ट सीन पनिशमेंट हॉल का दिखाते हैं जहाँ पर प्रिजन के अंदर जिये शेन मौजूद थी, वो भी अपने फीमेल गेटअप के साथ। जैंग वहाँ पर पहुँच गया था उससे मिलने के लिए और वो उसे मून नाइट बुला रहा था। ये देखकर वो काफी सीरियस हो जाती है कि आखिर जैंग उसे उसके उस नाम से क्यों बुला रहा है। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।